25 मिनट के अंदर इस यूनिट को खत्म कर देंगे। इस यूनिट को नहीं, बाकी यूनिट भी ऐसी 20-25 मिनट में खत्म हो जाएगी और आपको साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब आपको कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आओ साथ मिलकर पढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसकी पहली यूनिट का भी नाम है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। और हम अभी स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? अपना खुद का बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस को रन करना, ठीक है, और अपने खुद के बिजनेस से ही प्रॉफिट को गेन करना। हम इसमें क्या करते हैं? हम इसमें न्यू आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं? इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिससे कि हमारा वही आइडिया एक सक्सेसफुल कंपनी में, सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है? हमें जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिस्क से। ठीक है, क्योंकि हमें रिस्क लेने पड़ते हैं, न्यू स्टार्टअप करना पड़ता है, हर चीज़ मतलब कि पता नहीं होता है वो चलेगा बिजनेस नहीं चलेगा, जो भी हमारे ऊपर है। ठीक है, हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और अपने लोगों को कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो कि कुछ नया हो, कुछ स्पेशल हो, जो कि मार्केट की ट्रेंड से बिल्कुल अलग हो, जो कि हम कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक आ जाता है कि हमारा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आप अपने कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं, आपको कुछ पॉइंट्स आप अपने पास से लिख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला भी सब्जेक्ट है। आप चाहे तो अपने पास से कितना भी लिख सकते हैं और ये तो हमारे अंदर खासियत होती है, एक टॉपिक पढ़ के हम कितने भी पेजेस को भर सकते हैं। तो पहला हमारा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है इनोवेटिव। जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसमें हम ना कुछ इनोवेटिव करते हैं। तो हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ इनोवेटिव करते हैं, कुछ मार्केट पे नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, नए आइडियाज़ लेके आते हैं। दूसरा होता है हमारा रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं? हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले बिज़नेस को स्टार्ट करने से कि हम कितने रिस्क हमारे आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते हैं, और जो-जो हमारे गोल्स हैं उसमें क्या-क्या हमारी प्रॉब्लम्स बीच में आएँगे, और उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही हमारा एंटरप्रेन्योरशिप में देखा जाता है। अगला है हमारा पैशन। किसी भी चीज़ के लिए पैशन होना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जिस चीज़ में हमारा पैशन होता है वो चीज़ हम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं उस चीज़ की जो हम ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। तो पैशन होना किसी भी सक्सेसफुल चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आ जाता है हमारी लीडरशिप। लीडरशिप में क्या होता है? लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है? लीडरशिप में क्या होता है? हम जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे उसमें हमारे बहुत सारे वर्कर्स होंगे, टीममेट्स होंगे, तो हम उनको भी क्या करते हैं? अपने साथ लेकर चलते हैं, उनको भी मोटिवेट करते हैं कि हमें क्या करना है? अपने गोल को अचीव करना है, अपने बिज़नेस को एक सक्सेसफुल बिज़नेस बनाना है। अगला हमारा टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि मोटिवेशन तो हमें कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिसको मोटिवेट फील नहीं होना होता है वो कितनी भी वीडियोज़ देख ले, कुछ भी देख ले, जब तक नहीं होगा, जब तक हम खुद से इंस्पायर नहीं होंगे, खुद से हम मोटिवेट नहीं होंगे। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी क्या है? जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एडजस्ट करते हैं मार्केट के ट्रेंड्स के साथ। ऐसा है, हमने आज बिज़नेस स्टार्ट करा, कल को मार्केट में कुछ और चलने लगा, तो हमें क्या करना है? उसी के साथ हमें चेंज होना है। जो भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है हमें उसी के हिसाब से चीज़ों को अडेप्ट करना है। अगला है हमारा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी है कुछ नया देना मार्केट में, एक कुछ बिल्कुल बोलते हैं ना, आउटसाइड द बॉक्स, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, बिल्कुल अलग सोचना है, बॉक्स से बिल्कुल बाहर का सोचना है, जो मार्केट में आज तक नहीं आया हमें उससे भी ज़्यादा अच्छा सोचना है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना है जब तक मार्केट में नहीं है। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप्स। नीड हमें पता ही है क्या होती है उसकी। पहला जॉब क्रिएशन, जितना हमारा नया बिजनेस होगा उतनी ही ज़्यादा हम क्या करेंगे? लोगों को ज़्यादा जॉब्स दे पाएँगे। दूसरा है हमारा इनोवेशन, जितनी ज़्यादा इनोवेशन होगी, आइडियाज़ होंगे, जो हम प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे बनाएँगे, लोगों की लाइफ, जो पीपल्स की लाइफ है उन प्रोडक्ट को यूज़ करके उतनी ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। ठीक है? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या? नए बिज़नेस हैं, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं? टैक्स भी ज़्यादा देंगे, ठीक है? बूस्ट करेंगे अपनी इकोनॉमी को। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी आते हैं, जैसे कि किसी के एग्जाम्पल के लिए किसी के बैक में बहुत दर्द रहता है, तो हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि ऐसी टेबल बनाए, वो ऐसी चेयर बनाए, सॉरी टेबल नहीं, ऐसी चेयर बनाए कि लोग उस पे आराम से बैठ जाओ और पीछे मसाजर चल रहा है और उनको बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है। मतलब कि बहुत सारी सोसाइटी में ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि हम दूर कर सकते हैं अपने आइडियाज़ से। ठीक है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमारा हो जाता है। अगला है हमारा कॉम्पिटिशन। हम क्या करेंगे? जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे मार्केट में, हम कहीं न कहीं किसी न किसी को कॉम्पिटिशन ही देंगे। अपने कंज्यूमर्स को हम कहीं न कहीं एक डाउट में डालेंगे कि मैं इसका प्रोडक्ट यूज़ करूँ या फिर इसका प्रोडक्ट यूज़ करूँ। अगला टॉपिक हमारा जाता है स्कोप फॉर एंटरप्रेन्योरशिप।
वैसे तो आप नीट को और स्कोप को थोड़ा-सा सेम मान सकते हैं, लेकिन होते ही अलग ही पैरामीटर्स है दोनों। लेकिन कहीं न कहीं आप उनको साथ में भी लिख सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन मैंने आपको अलग ही प्रोवाइड करा दिए हैं। तो स्कोप फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, स्कोप में क्या होगा कि हमें कहाँ-कहाँ पे दिखता है, कहाँ-कहाँ पर उसका यूज़ है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है? न्यू बिज़नेस आइडियाज़ क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप हमको क्या देता है, एक नया आइडियाज़ देता है। ऐसे आइडियाज़ इम्प्रूव कर देता है लाइफ को, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं हमारे अंदर नए आइडियाज़ आते हैं लोगों को और ज़्यादा हेल्प करने के, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। अगला टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है, आप सबको पता है इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है जैसे कि सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सर्विसेज़, तो इसमें भी हमारा एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ई-कॉमर्स में आजकल सबको पता है ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो हम कहीं न कहीं अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं बहुत सारे अदर प्लेटफ़ॉर्म्स पर। ग्रीन बिज़नेस ये मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है, क्योंकि क्या होता है, हमें मुझे नेचर से बहुत प्यार है, ठीक है? तो कुछ ऐसा हो कि एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली हो, ना एनवायरनमेंट हार्म हो, ना लोग हार्म हो, सब कुछ अच्छा हो हमारा, ठीक है ना? हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे हमारी कोई भी एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचे, ठीक है? अब क्या करेंगे हम, एजुकेशन। एजुकेशन हम सबको पता है, एजुकेशन आजकल हमारा ऑनलाइन लर्निंग कितना ज़्यादा डिमांड में है, तो कहीं न कहीं एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे चांसेस, मतलब कि कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में कुछ हेल्पफुल हो जाए, ठीक है ना? तो बहुत सारे हमारे स्कोप्स हो जाते हैं। तो आप इसमें और अपने पास से भी स्कोप्स को लिख सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आए, बहुत सारे अदर आइडियाज़। तो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। तो आप जाइए और आज ही प्रिंट करा लीजिए नोट्स को, क्योंकि कुछ पॉइंट्स पे पढ़ाते हुए आपको इम्पोर्टेंट बताऊँगी, कुछ आपको एक्स्ट्रा बताऊँगी, तो नोट्स आपके पास रहेंगे तो आप उसको आराम से मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ एग्ज़ाम के बेसिस पे, वो भी आप मार्क कर लेना कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहला हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग हमारे होने वाला है, सबसे पहला फैक्टर हमारा एजुकेशन, कि जब भी कोई हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, क्योंकि जो स्किल होती है हमारी, वो ही हमारी मैटर करती है किसी बिज़नेस को रन कराने के लिए। अब कोई ऐसा तो है नहीं हमारे पास, हमें पता नहीं बिज़नेस के बारे में, नॉलेज नहीं है और हम बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बैठ जाएँ, ठीक है? अगला हमारा होने वाला है गवर्नमेंट सपोर्ट। जब तक क्या होता है, हमारे पास गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो, पॉलिसीज़ ना हो, लोन्स ना हो, तो हमारे पास जब तक हेल्प नहीं होगी तो कहीं न कहीं हम वहीं पे अटके रहेंगे फाइनेंशियली। हम ग्रो एकदम से नहीं कर पाएँगे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगला है हमारा इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है? अब हमारे पास पैसे हैं नहीं है, हमारी कंडीशन बिल्कुल खराब है घर की इकोनॉमिकली, तो हम बिज़नेस को ईज़िली स्टार्ट नहीं कर पाएँगे। अगर हम बिज़नेस को जब भी अच्छे से स्टार्ट कर पाएँगे जब हमारे पास पैसे होंगे, हम उसको ईज़िली स्पेंड कर पाएँगे और अपने बिज़नेस को जब भी हम सक्सीड कर पाएँगे। अगला हमारा वही फैक्टर आने वाला है, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन से ही रिलेटेड हमारा मनी, क्योंकि अच्छा बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मनी होनी चाहिए। ठीक है? अगला हमारा टॉपिक है कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड क्या? हमको कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, हमें मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट देना है जो लोगों को क्या करे, कुछ अलग लगे, लोगों को जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत हो, इसलिए हमारा बिज़नेस ईज़िली सक्सीड हो पाएगा। अगला है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स जब देखते हैं कि हमारा कॉम्पिटिशन है मार्केट में, ठीक है, तो हम अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। अभी मुझसे अच्छा कोई बेटर एग्ज़ाम्पल ले, कोई बेटर मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा और मार्केट में उससे बेटर प्रोडक्ट आ गया कुछ टाइम बाद, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक चैलेंज होगा कि मुझे उसको बीट करना है, तो मैं इम्प्रूव करूँगी अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज़ को। अगला है हमारा टेक्नोलॉजी। जितनी ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करेंगे, वही हमारे बिज़नेस को हेल्प करेगी अच्छा मोर ग्रो करने में और ज़्यादा कस्टमर्स हमारे हो जाएँगे उसको लेकर। ठीक है? अगला टॉपिक है मेरा सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। सपोर्ट फ्रॉम अदर्स में क्या, हमारी फैमिलीज़ आ जाती है। जब तक हमारे पास सपोर्ट नहीं होगा, कम्युनिटी सपोर्ट नहीं होगा, फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं होगा, कहीं न कहीं हम वीक पड़ जाएँगे। तो सपोर्ट की, स्टे मोटिवेटेड की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से? क्योंकि फैसिलिटीज़ हमें चाहिए, रोड्स चाहिए जहाँ पे हमारा बिज़नेस हो, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्शंस, ये सब। नेटवर्किंग क्या होती है? मुझे अपना प्रोडक्ट को ही बेचना है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, कोई मुझे अपना प्रोडक्ट है, अब मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं क्या करूँगी? नेटवर्किंग, मैं किसी और कंपनी से बात करूँ या फिर और लोगों के ग्रुप से बात करूँगी, जो कि कनेक्शन बनाऊँगी एक अपना, कि मैं अपने प्रोडक्ट को ईज़िली सब में फैला सकूँ, मार्केट में ला सकूँ कनेक्शन के थ्रू। ठीक है? अगला हमारा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया है, लास्ट ईयर भी आया है हमारा, तो इसको आप मेंशन कर लीजिए, अभी नोट्स में मार्क कर लीजिए कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक का नाम हमारा मैक्लैरेन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट या फिर हमारा मोटिवेशनल थ्योरी।
ठीक है, मोटिवेशनल अचीवमेंट थ्योरी के नाम से भी हमारा आ जाता है। मैकलेन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन हमारी डेवलप करी गई थी डेविड मैकलॉरिन ने, ठीक है, जिसने हमारे 3 बेसिक नीड्स बताई थी ह्यूमन बिहेवियर की, जिसमें सबसे पहली नीड है हमारी नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट में क्या है हमारा कि हमारे डिजायर, हमें मोटिवेट रहना, हमारी इच्छा से, हमें अपनी इच्छा में क्या है, हमें चैलेंज को, हमारे बहुत सारे ज़्यादा मुसीबतें आएँगी, चैलेंज आएँगे, हमें क्या है, हमें अपनी गोल को देखना है, हमें किसी को नहीं देखना, हमें बस सक्सेसफुल होना है अपने बिज़नेस में, हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है, तो वही है। अगला है हमारा नीड फॉर पावर। नीड फॉर पावर क्या है, हर किसी की इच्छा होती है, भाई एग्ज़ाम्पल के लिए मैं हूँ, मैं राजा हूँ, मैं क्या चाहूँगा पूरी प्रजा मेरे अंडर कंट्रोल रहे, मैं अपने कंट्रोल से अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से रखूँ, मतलब कि लोगों को कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करके रखूँ, तो वही है हमारा नीड फॉर पावर, ठीक है? हमको क्या चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है। अगला पॉइंट हमारा नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन में क्या होता है हमारा, हमें रिलेशनशिप बिल्ड करनी है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है हमारी रिलेशनशिप से। जितनी ज्यादा तुम्हारा वही है ना, हमारा रिश्तेदार है, कोई पैसे वाला है, तो हम उसके पीछे ही रहेंगे, कहीं ना कहीं रिलेशन बना के रखेंगे उससे, ऐसे हमारा बिजनेस में होता है। जितने ज्यादा हम कनेक्शन बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा नेटवर्क बढ़ेगा बिजनेस का। तो वो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नीचे, तो आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और नोट्स को हम साथ ही लेकर बैठना, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताती रहूंगी, वो आप मार्क करते चलना। अगला टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो आपको बहुत इजी सा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला पार्ट है हमारा द पर्सन। पर्सन क्या होता है, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ। ठीक है, द पर्सन क्या है, वो हमारा एंटरप्रेन्योर है, जो कि एक इंडिविजुअल होगा जिसके आइडियाज को, स्किल्स को हम यूज करके अपने बिजनेस को रन कराएंगे, स्टार्ट कराएंगे। अगला हमारा है द ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है हमारी, ऑर्गेनाइजेशन हमारी वही कंपनी होगी या फिर हमारी टीम होगी, ठीक है, जिसको हम आइडियाज को यूज करके, जिसको हम वर्किंग बिजनेस में कन्वर्ट कर देंगे। अगला है हमारा द टास्क। टास्क क्या होगा, प्रॉब्लम्स होंगी या फिर गोल होगा जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, जिसको हम एक सक्सेसफुल सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अगला हमारा है हमारा द इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट में क्या होगा, हमारे आउटसाइड फैक्टर्स होंगे, जैसे कि हमारी मार्केट ट्रेंड, कंपटीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। ठीक है, और लास्ट हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि इन सब से मिलके बनता है, हमारे पर्सन से, टास्क से, इन्वायरमेंट से और ऑर्गेनाइजेशन से। ये एक प्रोसेस होता है सब चीज़ों को एक साथ लेके आना और एक सक्सेसफुल बिजनेस पे कन्वर्ट कर देना, ग्रो करना और क्रिएट करना अपने एक सक्सेसफुल बिजनेस। अगला हमारा है, अगला टॉपिक हमारा इंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी अपने नोट्स पे मार्क कर लीजिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले इनकी डेफिनेशन से समझ लेते हैं। डेफिनेशन से क्या है, इंटरप्रेन्योर क्या होता है, इंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपना खुद का बिजनेस को स्टार्ट करता है अपने खुद के आइडियाज से। इंटरप्रेन्योर वो होता है जो इनोवेटिव करता है, लेकिन किस में करता है, विद इन कंपनी करता है, उसका खुद का बिजनेस नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई एम्प्लॉय और कोई ओनर। रिस्क, रिस्क क्या होगा, रिस्क सारा को जो भी बिजनेस का रिस्क होता है वो इंटरप्रेन्योर ही लेता है, इंट्राप्रेन्योर नहीं करता है, उसकी कंपनी सारी बेयर करती है रिस्क को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बिजनेस है, कल के दिन को मेरे बिजनेस डाउनफॉल होता है मेरे बिजनेस का, तो उसका सारा रिस्क मेरा होगा, ना कि मैं अपने एम्प्लॉय से बोलूंगी कि भाई आप मुझे मेरे पैसे दो, जो भी मेरे बिजनेस का डाउनफॉल हुआ है, जो भी मेरा बिजनेस डूबा है। ठीक है, तो वो नहीं होता है, इंटरप्रेन्योर का कोई मतलब नहीं होता है रिस्क से। ओनरशिप, ओनरशिप क्या होती है, ओनरशिप ऑफ कोर्स मेरा बिजनेस है, मेरा प्रॉफिट है, तो सारा ओन कौन करेगा, मैं करूंगी। ठीक है, तो जो भी हमारा बिजनेस होता है उसका प्रॉफिट और उसका बिजनेस इंटरप्रेन्योर ही लेता है। इंट्राप्रेन्योर क्या होता है, इंट्राप्रेन्योर का खुद का बिजनेस नहीं होता है, उसकी ओनरशिप खुद की नहीं होती है, वो एज ए एम्प्लॉय वर्क करता है। ठीक है, हमारा रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होती है, हमारे जो भी हमारा इंट्राप्रेन्योर होगा उसके खुद के रिसोर्सेज होंगे, खुद के फंडिंग होगी हमारी किसमें, हमारी बिजनेस में। जो कि हमारा इंट्राप्रेन्योर होगा, इंट्राप्रेन्योर क्या करेगा, यूज करेगा कंपनी के फंडिंग्स को और कंपनी के ही रिसोर्सेज को। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का सिंपल सा मतलब है आज़ादी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस है तो मैं अपनी बिजनेस को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली चला सकती हूँ, लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर होगा उसका क्या होगा, उसको विद इन कंपनी के स्ट्रक्चर में ही वर्क करना होगा, उसकी इंडिपेंडेंस नहीं होगी वहां पर। ठीक है, और इंट्राप्रेन्योर में रिवार्ड, रिवार्ड में क्या होता है, जितना भी मेरी कंपनी का प्रॉफिट होगा, जितने भी बेनिफिट्स होंगे वो सारा मेरा होगा, लेकिन जो हमारा इंट्राप्रेन्योर है उसको सिर्फ उसकी सैलरी मिलेगी, या फिर उसको कभी याद दिवाली पे वो जो छोटा सा बोनस मिलता है एक,
ठीक है, या फिर इंक्रीमेंट होता है सैलरी में, वो उसको नॉर्मली मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि सारा प्रॉफिट उसका हो जाएगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, हमारा इंटरप्रेन्योर का बिजनेस है तो वो अपने बिजनेस के सारे डिसीजंस, फुल कंट्रोल हमारा इंटरप्रेन्योर का होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा इंट्राप्रेन्योर होता है वो हमारा विद इन कंपनी की पॉलिसीज की अंडर ही डिसीजन मेकिंग कर सकता है। फाइनल तो जो भी हमारा डिसीजन होता है वो हमारा इंटरप्रेन्योर का ही होता है। करियर रिस्क, अब जितना भी इसमें तो बहुत ज़्यादा हाई फाइनेंशियल रिस्क जो भी होगा वो सारा हमारा किसका होगा, हमारा इंटरप्रेन्योर का होगा। और हमारा लो पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क होगा हमारा इंटरप्रेन्योर। फॉर एग्जाम्पल के लिए जितना भी ज़्यादा रिस्क होगा बिजनेस को, कुछ भी होता है वो सारा हम बियर करेंगे। उसको सिर्फ ये होगा कि उसको लोअर पर्सनल इस तरीके से होगा कि उसके सैलरी में या तो डिक्रीमेंट हो जाएगा या फिर उसकी सैलरी नहीं मिलेगी नॉर्मल। वर्किंग इन्वायरमेंट है मेरा बिजनेस, मेरी मर्जी, मैं अपने किसी भी तरीके से काम करूं। ठीक है, मतलब कि हमारी अनस्ट्रक्चर्ड सेटिंग होती है, ये नहीं है कि मुझे 10 बजे ही ऑफिस आना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा इंट्राप्रेन्योर होता है उसका स्ट्रक्चर्ड सेटिंग होती है, उसको वर्क अपने स्ट्रक्चर्ड ही उसमें करना पड़ता है, 10 से 6 या फिर 10 से 5 जो भी उसकी टाइमिंग होती है। तो अगला टॉपिक है हमारे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमारे नोट्स में आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप एक बार नोट्स देख लेना। मैंने सारे नोट्स बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही प्रिसाइज करके बनाए हैं और अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रख के बनाए हैं और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, बहुत इजी लैंग्वेज। तो हमारा सबसे पहले हमारा जो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर है वो है बेस्ड ऑन फंक्शंस अकॉर्डिंग टू डैनहॉफ। क्लियरेंस डैनहॉफ इसका पूरा नाम है। तो पहला टाइप है हमारा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो कि अपने न्यू आइडियाज़ को मार्केट में लेके आते हैं, नए आइडियाज़ कुछ इनोवेटिव करते हैं, मार्केट में आके इन्वेस्ट करते हैं अपने टाइम को और कुछ नए आइडियाज़ के बेस्ड प्रोडक्ट्स को मार्केट में बनाते हैं। दूसरा टाइप है हमारा इमिटिएटिव एंटरप्रेन्योर्स। इमिटिएटिव एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो हमारे जो होते हैं जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें बस थोड़ी सी स्लाइटली चेंजेस करते हैं और उनको मार्केट में लेके आते हैं। वो ज़्यादा इनोवेटिव नहीं करते हैं, कुछ नया नहीं बनाते हैं, जैसे कि हमारे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा कोई मोबाइल फ़ोन है, अब मोबाइल फ़ोन है मेरा, तो मैं क्या करूँगी, किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन देखूँगी, उसके कुछ फीचर्स को चेंज करूँगी, बाकी वो सेम ही रहेगा। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, बस वो थोड़ा-सा स्लाइटली चेंजेस करते हैं फीचर्स में कि हमारे यहाँ पे आपको ये एक नया फीचर मिल जाएगा, बाकी वो सेम ही रखते हैं। अगला है हमारा फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। जो हमारे फैबियन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो थोड़े से स्लो होते हैं, बहुत ज़्यादा ही स्लो होते हैं वैसे देखा जाए। वो फोकस करते हैं अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे, वो शॉर्ट टर्म ग्रोथ पे अपना नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि भाई मार्केट में जैसा उनका बिजनेस चल रहा है वो चलने दो, वो कोई चेंजेस नहीं लाते हैं ज़्यादा, वो उसी को ऐसे ही चलने देते हैं जब तक उनका ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाए। जब उनका ज़्यादा नुकसान हो जाता है वो जब जाके कुछ अपना चेंजेस लाते हैं, वो भी थोड़े बहुत चेंजेस लाते हैं, वो शॉर्ट गेन्स नहीं देखते हैं। अगला है हमारा ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स। जो हमारे ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स है वो देखा जाए तो कुछ-कुछ हमारी तरह होते हैं। हम भी बहुत लेज़ी हैं, वो भी बहुत लेज़ी होते हैं। वो लोग होते हैं जो कि इंडस्ट्री में तो आ जाते हैं, एंटरप्रेन्योर तो बन जाते हैं, लेकिन उनमें लैक ऑफ पैशन होता है। वो अपने बिज़नेस में मतलब कि इतना नहीं देखते हैं सक्सेसफुल हो रहा है बिज़नेस, नहीं हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है तो वो चलने देते हैं। उनका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता है और ना ही उनकी क्रिएटिविटी होती है उनके प्रोडक्ट्स में। वो बस वही पुराने सामानों को ही बेचते रहते हैं, चल रहा है तो चलने दो बिज़नेस, नहीं चल रहा है तो मत चलने दो। अगला है हमारा बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बिज़नेस। ये हमारा टाइप ऑफ बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स हमारा पहला टाइप है। इसमें क्या होता है, मैं कोई सस्ता सामान खरीदते हैं लो प्राइस पर, उसको हाई प्राइस पे बेच देते हैं। जैसे कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, मैंने कोई समझ लीजिए मैं कोई कैमरा लेके आई हूँ, मैंने 20,000 का खरीदा कहीं से और फिर मैं उसको 30 या 40,000 का कहीं पर बेच देती हूँ। वो होते हैं हमारे ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स। अगला होता है हमारा इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। ये क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चर करते हैं खुद के ही प्रोडक्ट्स को। ठीक है, अगर होता है हमारा एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो हमारे एग्रीकल्चरल गुड्स बनाते हैं और उनको ही मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको प्रोड्यूस कर कर बेचते हैं। अगला है हमारा सर्विस एंटरप्रेन्योर। सर्विस एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, कस्टमर्स को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, ये फोकस करते हैं कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने का हमारी सोसाइटी पे। तो वो डायरेक्ट फोकस करते हैं अपनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी और वहीं से अपना रिवेन्यू जनरेट करते रहते हैं। अगला हमारा बेस्ड ऑन साइज ऑफ बिजनेस। बहुत इजी है ये तो। बेस्ड ऑन साइज ऑफ बिजनेस, स्मॉल साइज बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, जो कि हमारे छोटे मोटे बिजनेस छोटे स्केल पे, स्मॉल स्केल पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। मीडियम बिजनेस
एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो हमारे ना तो हमारे मतलब कि स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर से तो थोड़ा ज़्यादा स्केल पर मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन लार्ज कॉर्पोरेशन से थोड़ा नीचे करते हैं। लार्ज बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो हमारे ऑपरेट करते हैं अपने बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करके और लार्ज स्केल पर। उससे अगला है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी में हमारे टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करने के लिए, इनोवेट करने के लिए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को। नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स हमारे वो होते हैं जो कि हमारे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल्स को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल हमारे प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होते हैं, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने की। ठीक है, अगला है हमारा बेस्ड ऑन एरिया। बेस्ड ऑन एरिया में हमारा आ जाता है अर्बन एंटरप्रेन्योर्स। अर्बन एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं किसी सिटीज़ में या फिर टाउन्स में। और रूरल एंटरप्रेन्योर्स हमारे वो होते हैं जो कि हमारे स्मॉल टाउन में ऑपरेट करते हैं अपने बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी गांव में आपने देखा होगा परचून की दुकान होती है, उसी तरीके से छोटे मोटे बिजनेस अपने स्मॉल टाउन्स में करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईडीपी। बहुत बार ये पूछा गया है एग्जाम्स में और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। और इसके ऊपर एक यूनिट और था, आप अभी अपने नोट्स में मार्क कर लेना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ नोट्स में आप साथ के साथ मार्क करते चलिए ये वाला। नोट्स में आपको वैसे मैं प्रोवाइड करा दूंगी पीवाईक्यूज भी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, तो आपको उस चीज़ की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसको ध्यान से देखते चलना। ईटीपी का मतलब क्या है? ईटीपी में क्या होता है, हम डिज़ाइन करते हैं एक प्रोग्राम को जिसका नाम होता है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि हमारे एक्सपीरियंस, हमारे जो नए-नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपना खुद का बिज़नेस, उनको सिखाया जाता है कि आप किस-किस तरीके से अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? इस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को स्किल्स सिखाते हैं। ठीक है? वो लोग आपको मतलब इसमें आपको रिसोर्सेज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, आप अपने बिज़नेस आइडिया को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं एक सक्सेसफुल वेंचर में। इस प्रोग्राम के बेसिकली आपके 3 फ़ेज़ेज़ होते हैं, जो कि तीनों ही फ़ेज़ आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है? इसमें से सबसे पहला फ़ेज़ होता है आपका प्री ट्रेनिंग फ़ेज़। तो प्री ट्रेनिंग फ़ेज़ में हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, अपने प्रोग्राम को। पहले तो हम पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं जो कि इन्वॉल्व होना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, जो कि बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। फिर हम उनको बताते हैं कि इस प्रोग्राम में आपको क्या-क्या सीखने को मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि उस प्रोग्राम का गोल क्या है वो बताया जाता है। ठीक है? आपको फ़ैमिलियर किया जाता है सारी चीज़ों से कि आप इस प्रोग्राम में क्या सीखेंगे, आपको क्या-क्या सिखाया जाएगा, आपको किस तरीके से बताया जाएगा चीज़ों को। फिर दूसरा फ़ेज़ आ जाता है आपका ट्रेनिंग फ़ेज़। ट्रेनिंग फ़ेज़ में क्या होता है, ट्रेनिंग फ़ेज़ में वो लोग आपको बताएँगे कि आपको क्या-क्या नॉलेज चाहिए, आपको क्या-क्या स्किल चाहिए कि आप अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकें और उसको सक्सेसफुल बिज़नेस बना सकें। ठीक है? इसमें आपको बहुत सारी वर्कशॉप प्रोवाइड कराई जाती है, सेमिनार्स दिए जाते हैं और बहुत सारे ट्रेनिंग सेक्शंस होते हैं जिसमें आपको बताया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है, आपको कैसे सक्सेसफुल बिज़नेस बनाना है, सक्सेसफुल अपने बिज़नेस को, और किस तरीके से आपको चीज़ों को यूज़ करना है, रिसोर्सेज़ को यूज़ करना है। अब पोस्ट ट्रेनिंग फ़ेज़ में क्या होता है, पोस्ट ट्रेनिंग फ़ेज़ में आपको प्रोवाइड किया जाता है पूरा सपोर्ट, गाइडेंस, आपको बताना है आपको अपने बिज़नेस प्लान्स को कैसे क्या करना है, वर्क करना है, उनके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आपका आइडिया सही है, आपका आइडिया सही नहीं है, आपको पूरा फीडबैक दिया जाता है, असिस्ट किया जाता है और आपको हेल्प करी जाती है कि आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम करें, मिनिमाइज़ करें और आपके चांसेस को बढ़ाते हैं, वो मैक्सिमाइज़ करते हैं आपके सक्सेस होने के चांसेस को। और अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, जो कि है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि क्या-क्या आपको इस प्रोग्राम में मिलता है, ठीक है? क्या-क्या ऑब्जेक्टिव है? पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को। दूसरा, हम डेवलप करते हैं उनके अंदर स्किल्स को, नॉलेज को, ठीक है? उसके बाद वो क्या होता है, क्वालिटीज़ देखते हैं, आपकी क्वालिटीज़ को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है? दूसरा, वो आपको बताते हैं क्या क्या प्रोसेस है, आपको कैसे एक छोटे से एंटरप्राइज़ से आपको कैसे अपना बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाना है, लार्ज स्केल पर बनाना है। कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कौन-कौन से प्रोडक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से सूटेबल है एक बिज़नेस के लिए। आपको पूरा फ़ॉलो अप असिस्टेंस किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है आपको, सब रिसोर्सेज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, सारी हेल्प की जाती है आपकी
और दूसरा आपको अंडरस्टैंड कराया जाता है आपकी क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है, क्या-क्या ट्रेनिंग है किसी भी एंटरप्रेन्योर की। तो हमारी सेकंड यूनिट का नाम है एंटरप्रेन्योरियल आइडिया एंड इनोवेशन। तो इनोवेशन क्या होता है? सबसे पहले टॉपिक है हमारा इनोवेशन। इनोवेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ पुराने प्रोडक्ट को कुछ नए आइडियाज़ का यूज़ करके इम्प्रूव करते हैं या फिर कुछ बेटर बनाते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ क्या हो जाए और थोड़ी ईज़ी हो जाए और वो कुछ ज़्यादा यूज़फुल हो जाए। ठीक है, प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्मार्टफ़ोन्स है। स्मार्टफ़ोन्स में क्या होता है, हमारे सारे फंक्शंस होते हैं, उसमें वो कंबाइन करता है एक फ़ोन के फंक्शन को, कंप्यूटर के फंक्शन को, कैमरे को, हमारी सब चीज़ें एक ही डिवाइस में अवेलेबल होती है। दूसरा टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन? हम सबको पता है इनोवेशन क्या करता है, इम्प्रूव करता है प्रोडक्ट्स को, सॉल्व करता है मार्केट में जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है उन सबको, और कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं हमारे, उनको एक कॉम्पिटिशन देता है कि हम एक बेटर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि यार अब तो मार्केट में और अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो मुझे और बेटर बनाना है। तो एक कंपटीशन की जो एक फीलिंग होती है ना, वो हमारे अंदर एक जगा के रखता है बिल्कुल, क्या भाई यार कंपटीशन तो चल ही रहा है मार्केट में। हमारा तीसरा टॉपिक है द रोल ऑफ इनोवेशन। रोल ऑफ इनोवेशन क्या होता है, वो ये कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखता है, वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, इफिशियंसी क्रिएट करता है, फॉस्टर ग्रोथ करता है और न्यू मार्केट लेके आता है, न्यू ट्रेंड्स लेके आता है मार्केट के अंदर। टाइप्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन के टाइप्स क्या होता है? इनोवेशन के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है हमारा इंक्रीमेंटल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन में क्या करते हैं, हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर ना कुछ सर्विसेज को चेंज कर देते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स ला देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए तो क्या करते हैं, कोई भी फोन है हमारा, पहले क्या करा हमारे फोन ने 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया, उसके कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ बाद उन्होंने दोबारा से अपना फोन लॉन्च करा, इस बार उन्होंने 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया। तो उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा अपग्रेडेशन किया, थोड़ा सा अपडेट किया कुछ फीचर्स को। इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल इनोवेशन बोलते हैं। दूसरा टाइप हमारा है डिसरप्टिव इनोवेशन। डिसरप्टिव इनोवेशन में क्या होता है, जो भी हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज का हम यूज करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में। जैसे कि हमारे पहले केबल टीवी आते थे, उसमें हमने क्या, अब कैसे स्मार्ट टीवी आने लगे, नेटफ्लिक्स भी एक्सट्रीम होने लगा उसमें, और बहुत सारी चीजें हमारी ऐसे ही चलने लगी। पहले हम वो केबल वाले टीवी आते थे, जब लाइट बहुत ज्यादा बारिश पड़ती थी, लाइट में प्रॉब्लम होती थी, तो हमारा केबल टीवी चल ही नहीं पाता था। ठीक है ना, अब तो सब चल जाता है। आर्किटेक्चरल इनोवेशन। आर्किटेक्चरल इनोवेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस ला देते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, जैसे कि हमारी कोई नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, कुछ नया आर्किटेक्चर देते हैं, कुछ नई फॉर्म देते हैं, नई डिजाइन्स इंप्लीमेंट करते हैं अपने पुराने ही किसी प्रोडक्ट के ऊपर। क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट्स करते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है, हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं कि हमारे जो गुड्स है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, अगला हमारा फोर्थ टाइप है इसका, रेडिकल इनोवेशन। रेडिकल इनोवेशन में हम क्या करते हैं, इंटायरली न्यू इंडस्ट्रीज, मतलब कि क्या करते हैं, बिल्कुल ही नए इनोवेशन करते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे कि पहले अब हमारी पेट्रोल वाली गाड़ियां चलती थी, पेट्रोल वाली कार्स चलती थी, जिससे पॉल्यूशन भी बहुत होता है, वाई स्मोक भी इतनी आती है। तो अब क्या कर रहा है, अब नया ट्रेंड चल रहा है किसकी, ईवीज का। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिक कार्स का। तो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी हमें पता ही है, इंटरनेट है, इंटरनेट जब से हमारा इन्वेंट हुआ है तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इजीली हो रही है। कम्युनिकेशन, बिजनेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग ग्लोबली हम कैसे भी कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाता है। अगला हमारा टॉपिक है इंटरप्रेन्योरियल आइडिया जनरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स ना, मैं इसलिए बोलती हूँ आप नोट्स ना डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी तो आप बहुत इजीली उसको मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है ना, ये आता रहता है एग्जाम्स में, तो आप इसको अभी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योरियल आइडिया जनरेशन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के आइडियाज को हम क्या करते हैं, बिजनेस के आइडियाज को यूज करते हैं और उनको क्या करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं और सॉल्यूशंस को देखते हैं, उन आइडियाज का यूज करके कि हम बेटरली क्या कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है, एक तो नया बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे हम आइडिया से, कुछ प्रॉब्लम्स है उनके नए नए सॉल्यूशन सोचेंगे। ठीक है ना, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस और स्टेप्स भी आते हैं।
ठीक है? तो आप ध्यान से इसको सुन लेना। सबसे पहले इसका फाइंड द प्रॉब्लम। जब तक हमें प्रॉब्लम का नहीं पता होगा कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या चल रही है, तो हम सॉल्यूशन को कैसे देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या है कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है स्विगी और ज़ोमैटो। तो आपको ये आइडिया मतलब ये एग्जाम्पल अच्छा लगेगा। तो क्या हो सकता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल हो सकता है हमारा कि कोई भी हेल्दी मील जो है अब मिलना मुश्किल हो रहा है, कोई ऑफिस में वर्क करके शाम को घर आ रहा है, खाना नहीं बना रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, फूड सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं अपनी, जिसमें हम हेल्दी या फिर घर का बना हुआ खाना दे सकते हैं। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम होगा और इसका एक सॉल्यूशन होगा जो कि हम बिज़नेस आइडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा इसका रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। अब क्या करेंगे, हमने जो भी आइडिया हमारा सोचा है, ठीक है, हम क्या देखिए कॉम्पिटिशन देखेंगे मार्केट में कि क्या-क्या कॉम्पिटिशन है उस चीज़ को लेके, हमारा जो आइडिया है वो कर भी पाएगा, हेल्प या नहीं कर पाएगा। जो ट्रेंड चल रहे हैं आजकल वो ठीक है या नहीं है, मतलब कि कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ होगा, वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है। तीसरा हमारा हो जाएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होगा कि हमारा जो गोल है, जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके हम देखेंगे कि वो फ़ीज़िबल भी है या नहीं है। ठीक है ना? कि जो हम भी हमारे मल्टीपल आइडियाज़, अब देखो कोई भी प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन तो होता नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अब हमने कोई ऐसा सॉल्यूशन देख लिया कि भाई हेल्दी खाना नहीं मिलता है, लोगों को हम क्या करेंगे, एरोप्लेन से जो है ना उसको खाना दे के आया करेंगे। तो मतलब कि ऐसा हो जो रियल में हो सके, ठीक है? रियलिस्टिक हो। अगला है हमारा आइडिया इवैल्यूएशन। आइडिया इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, हम आइडिया को जो ना मार्केट में थोड़ा-सा देखेंगे कि कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं मार्केट में। आप खुद बताइए, जैसे कि मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट पहले तो नहीं है, हमारा प्रोडक्ट फ़ीज़िबल है या नहीं है, जो-जो हमें रिसोर्सेज़ का यूज़ करना है अपने प्रोडक्ट को बनाने में, वो है मार्केट में अवेलेबल रिसोर्स या नहीं है। ठीक है? और हमारा अगला होता है टेस्ट एंड वैलिडेशन। टेस्ट एंड वैलिडेशन हम क्या करेंगे, कुछ लोगों की फीडबैक्स लेंगे या फिर स्मॉल यूनिट बनाएँगे, उसमें टेस्ट करके देखेंगे कि जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है या फिर नहीं है, या फिर जो हमारा आइडिया है, ठीक है ना, वो सच में लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या फिर नहीं करेगा। अगला करेंगे हम रिफाइनमेंट एंड द डेवलपमेंट। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें फीडबैक मिलेंगे, बाय चांस हमें सारे फीडबैक बहुत अच्छे मिले, लोगों को पसंद आ रहा है हमारा आइडिया, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है उनके लोगों की, ठीक है, जो भी हमने टेस्ट किया है अपना, तो हम क्या करेंगे, उसको डेवलप करना शुरू करेंगे। हम ना अलग-अलग स्ट्रेटेजी बनाएँगे अपनी कि हमें ऐसे करना है, एग्जीक्यूशन करेंगे उसका, ठीक है, रिसोर्सेज़ देखेंगे, सब चीज़ें। फिर लास्ट होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। फाइनली जब मेरा आइडिया एक्शन में आ गया है, मैंने उसको अच्छे से बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया है, अब मैं क्या करूँगी, प्रोडक्ट को डेवलपमेंट कर दिया मैंने प्रोडक्ट का, उसको मार्केटिंग में डालूँगी, ठीक है, मार्केटिंग करूँगी उसकी, और फिर क्या करेंगे, मेरे प्रोडक्ट अच्छे से चल जाएगा तो मैं बाद में क्या करूँगी, उसकी स्केल बढ़ाना शुरू कर दूँगी। पहले स्मॉल स्केल पे करूँगी बिज़नेस, फिर लार्ज स्केल पे करूँगी। ठीक है, अगला टॉपिक है मेरा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी क्या होता है? एक चांस होती है पैसे बनाने की, मतलब क्या करने की, ईज़िली। अब मैं हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। मैं क्या करूँगी, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ को ढूँढूँगी। मैं कहूँगी अबे यार मुझे क्या करना चाहिए, अपना खुद का बिज़नेस बनाना चाहिए। आजकल तो पता है क्या होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के दिमाग में बस एक ही आइडिया चलता है, अबे यार नहीं यार, पढ़ाई-लिखाई से कुछ नहीं होने का यार। हमें क्या करना है, मैं तो अपना खुद का बिज़नेस खोलूँगा, मैं तो अपना खुद का बिज़नेस खोलूँगा। तो वो ये है कि बिज़नेस से डायरेक्ट क्या लगता है कि बस यार बिज़नेस खोलो, एक हम क्या करेंगे, प्रॉफ़िट कमाएँगे बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। जैसे कि अब हमने अपना बिज़नेस तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन हमें वो जो बिज़नेस हमारा जभी तो चलेगा जब हम लोगों को कुछ बेटर प्रोवाइड कराएँगे, कुछ एक नई चीज़ प्रोवाइड कराएँगे जो मार्केट में ना हो। इम्पोर्टेंस क्या होती है? इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। जैसे कि बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नए-नए तरीके पता चलते हैं हमारे पास पैसा कमाने के, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के और अपने कॉम्पिटिटर से कुछ बेटर करने का। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है गुड बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी की? एक तो क्लियरिटी होनी चाहिए, मतलब कि जो भी अपॉर्च्युनिटी है हमारी वो क्लियर होनी चाहिए, वेल डिफाइंड सॉल्यूशंस होने चाहिए। रिलीवेंस, रिलीवेंस मतलब कि हम अपने कस्टमर्स को एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कराना चाहते हैं, एक अच्छी वैल्यू का प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को एक बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, फीजिबिलिटी, फीजिबिलिटी यही है कि हमें ख्याली पुलाव नहीं बनाना है, हमें रियलिटी में जीना है और रियलिटी में ही हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने हैं। ऐसी चीज सोचनी है जो हम सच में अचीव कर सके। प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें क्या होता है, हमें क्या करना है, जो भी हम बनाने वाला है उससे हमारा भाई ये भी है, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे हम, तो हमें रिटर्न में भी कुछ मिलना चाहिए, प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, थोड़ी ना बिजनेस हमारा डूब ही जाए। स्केलेबिलिटी यही है कि पोटेंशियल होनी चाहिए हमारे अंदर कि अभी हम छोटा बिजनेस स्टार्ट करें, बाद में आगे चल के अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे और लार्ज स्केल पे अपने बिजनेस को बनाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा कस्टमर रिसर्च, मतलब कि कस्टमर्स के बारे में हम पता करेंगे, कस्टमर्स को क्या चाहिए, कस्टमर्स को क्या नीड है, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। फिर प्रॉब्लम हाइपोथेसिस,
प्रॉब्लम हाइपोथेसिस में हम क्या करेंगे कि हम अपने बिजनेस से कैसे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हम ये आइडिया सोचेंगे। ठीक है। प्रोडक्ट हाइपोथेसिस में क्या होगा कि हम ऐसी सर्विसेज मतलब कि ऐसे आइडियाज को सोचेंगे जो लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर दें, ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे बेसिकली। मार्केट हाइपोथेसिस में क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि हमारे आइडिया की डिमांड है भी मार्केट में या फिर नहीं है। ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को। ठीक है। अपने प्लान क्रिएट करेंगे पहले, हम उसको फिर टेस्ट करके देखेंगे कि है भी मार्केट में मतलब कि बनाना इजीली या फिर ठीक है। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन सब कुछ एनालाइज करके हम क्या करेंगे, बेस्ट अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे और बस। ये मैंने आपको सारे समझा दिए पॉइंट्स ऊपर डायग्राम की हेल्प से। तो आप जो है ना बीच-बीच में आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और एक-एक बार ना जैसा आपको समझा रही हूँ तो आपने एक बार लाइन रीड कर लिया, आपको दोबारा ये सब्जेक्ट उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बस एक बार समझते रहिए इसको, मैं समझा रही हूँ आप एक बार खुद से रीड करते रहिए। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि पीडीएफ नोट्स तो हमें मिल ही जाएँगे या फिर मतलब टीचर तो पढ़ा ही रहा है यूट्यूब पे, वहीं से देख के पढ़ लेंगे। क्या होता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप फ़ोन में अगर आप फ़ोन चला रहे हो तो ऊपर से मैसेज आ गया, नोटिफ़िकेशन आ गया, तो आप क्या करोगे, नोटिफिकेशन में लग जाओगे। अगर आपके हाथ में आपकी सॉफ्ट कॉपी होगी तो आप क्या करोगे, सॉफ्ट कॉपी में से एकदम एकदम मार्क करते रहोगे, एकदम एकदम रीड करके एकदम एग्जाम देने जाओगे। फोन को आप फोन देखोगे ही नहीं तो आपको फोन की याद ही नहीं आएगी, कुछ आप खोलोगे ही नहीं। अगला टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट स्किल्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स। मैनेजमेंट स्किल्स क्या होते हैं, ऐसे स्किल्स जो हमारे अंदर चाहिए होती है, ऐसी एबिलिटी जो हमारे अंदर होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और एक बिजनेस को रन कराने के लिए, स्टार्ट कराने के लिए। इसमें हमारी बहुत सारी स्किल्स होती है जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज लाइक मनी, टाइम एंड पीपल। ठीक है। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कैट्स। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। बेसिकली इसके 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कैट्स बोलेंगे। ठीक है। एक तो होती है भाई टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल्स क्या होती है, स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए हमें, जो भी हमारा पर्टिकुलर फील्ड है हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के बारे में सारी स्किल्स होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए अपने फील्ड के बारे में। ठीक है। फैक्ट्स पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, टेक्निक्स पता होनी चाहिए। ह्यूमन स्किल क्या होती है, ह्यूमन स्किल हमारे अंदर जैसे कि इंटरेक्ट करना, दूसरों से कम्युनिकेट करना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे अकॉर्डिंगली, जो कि मैंने काफी फेस भी किया है, कि हमें क्या करना है, लोगों के साथ वर्क करना है, क्योंकि लोगों के साथ काम करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको बोल दिया जाए आपको 4 लोगों के साथ काम करना है, अब आपको क्या करना है, चारों लोगों की अलग अलग राय, उन सबको देखना, उन सबको बोलना। अगर आप कुछ बोल दोगे तो सामने वाले को फिर पसंद नहीं आएगा कि अबे यार ये तो हमें ऐसे बोल रहा है। तो बहुत सारी मुसीबतें होती हैं। ठीक है। तो जैसे कि इसमें क्या होता है, हमारी लीडरशिप, टीम वर्क, जो कि मैं एग्जांपल दे रही थी आपको टीम वर्क का, कि टीम वर्क मेरे अकॉर्डिंग बहुत मुश्किल है भाई, और ये ही आना चाहिए, आपको दूसरों से वर्क कराना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल स्किल में क्या होता है कि कितनी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हो हम क्या कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, मतलब कि सोच लेंगे, उसमें अपना दिमाग चला के बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी सोच लेंगे फ्यूचर के लिए। अब बहुत सारी मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं जैसे कि हमारी कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेलीगेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो अगला टॉपिक है हमारा वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, ये रॉ मटेरियल्स को हम टर्न करते हैं किसी एक वैल्यूएबल और एक यूजफुल प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल कोई फार्मर है, वो सीड्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, फूड में। जैसे कि हमने बीज बोया, बीज से गेहूं, गेहूं एक तरीके का फूड ही तो हो गया ना हमारा। ठीक है। उसके बाद जैसे कि कोई कंपनी है, वो उसके पास नए नए आइडियाज होते हैं, तो ठीक है ना, वो आइडिया का यूज करके क्या बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है। ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वैल्यू क्रिएशन की इंपॉर्टेंस ये होता है कि बिजनेस को ग्रो कराने में हेल्प रखता है, कंपटीशन को बनाए रखता है, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना देता है कस्टमर में और हमारे बिजनेस में। अगला टॉपिक हमारा क्रिएटिंग एन एंटरप्राइज मॉडल। ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, इनके बारे में आप लिख लेना, बहुत इजी है, बहुत बार हम इन चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। जैसे कि आइडिया जनरेशन, रिसर्च द मार्केट। पहले हम आइडिया सोचेंगे कुछ, ठीक है, फिर मार्केट में रिसर्च करेंगे उसके बारे में, फिर प्लान करेंगे अपने बिजनेस को, फिर फीजिबिलिटी देखेंगे कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। फाइनेंसिंग देखेंगे, पैसा है हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नहीं है। ठीक है। टीम बिल्डिंग, एक टीम बनाएंगे जो मिलकर हम साथ करें, मतलब साथ काम करेंगे। मार्केटिंग, ब्रांडिंग करेंगे, ठीक है ना, फिर लॉन्च करेंगे, और फिर
कीप अप टू डेट, मतलब कि उसको इम्प्रूव करते रहेंगे, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स करते रहेंगे। ठीक है, आप नोट्स नीचे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ नोट्स है, आप प्लीज डाउनलोड कर लेना उनको, और अभी मैं पढ़ाती रहूंगी आपको, और नोट्स में मार्क करते रहना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, पूछा गया है। ठीक है, पीवाईक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे इजीली, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको दे दूंगी। तो सस्टेनेबल एंटरप्राइज मॉडल क्या होता है, पहले पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, ये एक वे होती है, मतलब कि एक बिजनेस को रन करने की, दिमाग में रखते हुए कि हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट के साथ कुछ गलत नहीं करना है, मतलब कि इन्वायरमेंट के साथ भी अच्छे से रहना है, सोसाइटी के साथ भी और इकोनॉमी के साथ भी, मतलब कि हम बैलेंस करते हैं अपने प्रॉफिट्स को और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक ह्यूमन बींग है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना। तो हम बिजनेस ऐसे ग्रो करते हैं, अपने प्रॉफिट्स भी बनाते रहते हैं और अपने अपने नेचर को भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अपने रिसोर्सेज को भी। अगला टॉपिक है हमारे स्ट्रेटेजी फॉर अ सस्टेनेबल एंटरप्राइज मॉडल। क्या क्या स्ट्रेटेजी होंगी, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब कि वही हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो रीयूजेबल हो, रिसाइकलेबल हो और रिड्यूस करेंगे वेस्ट को। अगला है हमारा एनर्जी इफिशियंसी। एनर्जी इफिशियंसी का मतलब कि हम क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे। सस्टेनेबल सप्लाई चेन, मतलब कि ऐसे मटेरियल्स को यूज करेंगे या फिर ऐसे पार्टनर्स को अपने बिजनेस में लेंगे जो कि कैसे इको फ्रेंडली सप्लायर्स हो, मतलब कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का यूज करें। कस्टमर एजुकेशन, कस्टमर एजुकेशन मतलब कि हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे अपने कस्टमर्स के साथ, जिससे कि हमारा ट्रस्ट और ज्यादा बना रहे। रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब कि हम एमिशंस कम करेंगे, धुआं, ठीक है, पानी का कम यूज करेंगे, वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं बोलती हूँ नोट्स को बार बार। आप बोलोगे कि बार बार नोट्स को बोलती रहती हूँ, इसलिए क्योंकि आप एकदम मार्क कर लेंगे ना, तो अब एग्जाम में आप जा रहे हो, पूरी यूनिट के बजाय आपने पहले पढ़ ली एक बार यूजन रिवीजन के वक्त, आप क्या करेंगे, पूरी यूनिट के बजाय आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक बार रीड कर लेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या होता है कि हम एक ऐसी कंपनी बनाते हैं, मतलब कि हमारी कंपनी अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, अपने गोल्स को अचीव कर रही है या नहीं कर रही है, एक तरीके से टेस्ट होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो जो हमारा प्रॉफिट हमने सोचा था वो प्रॉफिट हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हमारे कस्टमर सेटिस्फाई है नहीं है, मतलब कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो सही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की या नहीं है। इसके कुछ जो है ना हमारे मेजर्स होते हैं, कुछ की वेज होती हैं, हम कैसे मेजर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। पहला गोल अचीवमेंट, हम देखते हैं कि जो हमारा हमने सोचा था टारगेट रिवेन्यू सोचा था हमने, मार्केट में शेयर सोचे थे हमने, वो सही हो रहा है हमारे, नहीं हो रहा है, मतलब कि हमारा गोल अचीव हो रहा है मार्केट में या फिर नहीं हो रहा है। दूसरा एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अपने टास्क जो उन्हें मिले हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये हमारे जो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमारे कस्टमर को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, हम फीडबैक लेते हैं उनसे और रॉयल्टी देखते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं भैया, नहीं हमसे कोई गलती हो गई है। ठीक है, ऑपरेशनल इफिशियंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है, जैसे कि हमारा टाइम है, मनी है, मटेरियल है, ठीक है ना, वो जो हम भी प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं वो मतलब सब चीजें सही से हो रही है नहीं हो रही है, हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगला है हमारा लास्ट, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स सेटिस्फेक्शन। स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब कि एम्प्लॉयज हैं, ओनर है, हमारा इन्वेस्टर्स हैं, वो सब हमसे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हम फुलफिल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने वाले हैं, आपकी यूनिट खत्म हो गई, इसके सारे टॉपिक्स हमने खत्म कर लिए हैं। अब हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में 2 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं। तो अब हमारी स्टार्ट होने वाली है यूनिट 3 जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ओवरसीइंग अ टास्क और अ प्रोजेक्ट टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। इसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को बहुत सारे स्मॉल स्मॉल टास्क में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग इन द सेंस अपनी टीम मेंबर्स को हम क्या करते हैं, वो छोटे छोटे टास्क को असाइन कर देते हैं, उनको दे देते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं हमारा सारा काम टाइमली हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमारे अंडर बजट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हम मैनेज अपनी जो हमारे रिसोर्सेज है हम सही से मैनेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जैसे कि टाइम हो गया, हमारा मनी हो गया। तो यही सब हमारा किस में आता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आता है। मतलब कि पूरा हमारा प्लानिंग से लेके जब तक हमारा हम अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं, प्रोजेक्ट की जो हम चाह रहे थे, वो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। अगला हमारा इसमें पॉइंट है, अगला हमारा टॉपिक है, कि वो है हमारा गोल, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का गोल क्या होता है।
देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का गोल क्या होता है कि बस हमें सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, और जो आउटकम हम सोच रहे थे, जो आउटकम हम डिजायर कर रहे थे, उस आउटकम को हमने अचीव कर लिया या नहीं कर लिया, बस ये देखना होता है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है इसमें फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हमारे फेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा इनिशिएटिंग। इनिशिएटिंग में हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि प्रोजेक्ट जो है हमारा, उसके गोल क्या है, वो काम क्या करने वाला है, उसका स्कोप क्या है, ठीक है, उसका पर्पस क्या है। अगला है हमारा प्लानिंग। अब जब मैंने सोच लिया है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसके गोल क्या-क्या है, उसके बाद मैं प्लान करूँगी। प्लान मैं कैसे करूँगी? मैं एक रोड मैप बनाऊँगा कि अच्छा, रोड मैप बनाऊँगी कि अच्छा, मुझे इस तरीके से अपना प्रोजेक्ट को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इस तरीके से मुझे बनाना है अपना प्रोजेक्ट, ठीक है? उसके बाद एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग में मैं क्या करूँगी, कोडिंग करूँगी, अपने टीम मेंबर्स को उनका पार्ट दूँगी कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट है हमारा, और हमें मिलके इसको पूरा करना है, तो तुम ये वाला पार्ट कर लो और तुम ये वाला पार्ट कर दो। फिर हम मैनेज हमारे रिसोर्सेज करेंगे, मतलब कि पूरे टाइमली उसको कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। अगला हमारा है इसमें ही मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा शेड्यूल पे हो रहा है सब कुछ, जो हमने टाइम सेट किया हुआ है उस टाइम पे हमारा प्रोजेक्ट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। और अगर हमारा नहीं हो पाएगा, जो भी हमारी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हम करते हैं। जैसे कि हमें कल को दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे एक वीक में देना है, लेकिन किसी वजह की मतलब किसी इशू की वजह से मैं 1 वीक में उसको कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, तो मैं क्या करूँगी, एडजस्ट करूँगी। कोई दिन मेरा छूट गया है जिसमें मैं काम नहीं कर पाई हूँ, तो मैं क्या करूँगी, ओवर वर्क करूँगी थोड़ा-सा, या फिर हम थोड़ा-सा और एक-दूसरे को कि यार तू ये वाला पार्ट और जल्दी कर दे थोड़ा, मतलब ये थोड़ी स्पीड बढ़ा लेंगे, थोड़ा मैनेज कर लेंगे। अगला हमारा इसमें ही पॉइंट है क्लोजिंग, जो कि हमारा लास्ट है, फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। कि क्लोजिंग मतलब कि हम मतलब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे, फाइनल प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, और फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स के लिए देखते रहेंगे उसका, मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट तो चलता ही रहता है हमारा। अगला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखो, इंपॉर्टेंस क्या होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, वो जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो हम अपना गोल अचीव करते हैं। दूसरा, लीडरशिप क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मिनिमाइज रिस्क। इनमें आप अपने पास से ना कुछ लाइन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्या हो जाएगा, मिनिमाइज रिस्क का मतलब क्या है कि हम आपस में डिसाइड कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम आई तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। अगला टॉपिक है मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपका आया हुआ है। ऊपर वाला भी आपका इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो तो है ही है ना, हमारा यूनिट का नाम ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो वो तो हम पहले से ही पढ़ लेंगे। लेकिन ये नहीं है कि आप छोड़ दो प्रोजेक्ट मैनेजर को, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है? एक पर्सन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी सब चीज़ों का, जैसे कि प्लानिंग का, एग्जीक्यूटिंग का, पूरे प्रोजेक्ट को देखना, सब कुछ। ठीक है, वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। समझ लीजिए लीडर जो होगा हमारी, इसका रोल क्या होता है, रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। ठीक है, इनको आप अपने पास से ऐड भी कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको काफी प्रोवाइड कराई हुई है। सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग मतलब कि पहले डिटेल प्लान बनाएगा, टास्क, टाइम लाइन, रिसोर्सेज, सब कुछ सोच के गोल क्या होगा हमारे प्रोजेक्ट का। उसके बाद टीम कोऑर्डिनेशन। टीम कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले हम गाइड करेंगे अपनी टीम को कि हमें हमें साथ मिलके काम करना है। अब कोई भी, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हमें कोई प्रोजेक्ट मिला है कॉलेज में। अब हम उसमें ना काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, हम समझ लीजिए 5 मेंबर्स। तो जो लीडर होगा उसका काम होगा कि हमें सबको किस-किस को कौन-कौन सा टास्क देना है। जो जो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा हम उसको वो काम देते हैं। ठीक है? तो ये जो टीम कोऑर्डिनेशन का काम होता है, ये हमारा किसका होता है? हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। अगला हमारा मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, मतलब कि वो ही देखिएगा टाइम टू टाइम कि हमारा कितना हो गया है, कितना नहीं हुआ है, मतलब कि प्रोग्रेस ट्रैक करते रहेंगे हम अपने प्रोजेक्ट की। अगला है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी ऑब्स्टिकल आता है हमारे प्रोजेक्ट में, या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जो भी इश्यू आएगा, वो सब भी हम क्या करेंगे, वैसे तो साथ में देखते हैं, लेकिन बेसिकली जो भी है हमारा लीडर है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है, तो ज्यादा काम उसका बनता है। अगला पॉइंट हमारा इंश्योरिंग क्वालिटी। हम जो हमारा मैनेजर होगा, उसका काम होगा कि हम अपने कस्टमर को, हम उसको मतलब जो भी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है, मतलब कि जो भी हमारा आउटकम है, हमें बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट देना है, जैसा हमारा डिजायर आउटकम है, हमें वैसा ही रिजल्ट देना है। अगला टॉपिक हमारा ट्रीट्स ऑफ अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर। ये क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी गुड मैनेजर की। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, मतलब कि बिग पिक्चर एंड प्लान फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। मतलब कि इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना है जो कि लंबी टाइम तक सक्सेसफुल रहे। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जितना भी हमारा फेलियर होगा, जितना भी हमारा फेलियर होगी, सक्सेस होगी, वो सब किसका होगा, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो। ठीक है। इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब कि हमेशा ऑनेस्टली
ठीक है, ऑनेस्टी के साथ वो फैसले लेगा सब सिचुएशंस में, वो बहुत ऑनेस्टी के साथ हैंडल करेगा। ये किसी एक टीम मेंबर को बिल्कुल ज़्यादा वो दे दी कि तुम ज़्यादा फेवर कर दिया और दूसरी टीम मेंबर को ज़्यादा वर्क दे दिया, तो ऐसा कुछ नहीं, वो बहुत ही ऑनेस्टली काम करेगा क्योंकि वो हमारा लीडर होगा, हमारा मैनेजर होगा। लीडरशिप क्वालिटी में वो क्या करेगा, हमेशा मोटिवेट करता रहेगा अपनी टीम को कि हमें अपना गोल अचीव करना है, हमें कभी भी हार नहीं माननी है। टाइम मैनेजमेंट पे वो ये है कि हमें डेडलाइन से पहले अपना देना होता है। वैसे तो हमें टाइमली ही कंप्लीट करना चाहिए, तो ये भी उसको देखना है, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक तरीके से। और गुड मैनेजर वही होता है जो टाइमली अपना वर्क कंप्लीट करे, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करे। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। व्हाट इज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल? पूरी सीरीज जितनी भी स्टेजेस है हमारी, हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से लेके फिनिश करने तक, वो सब हमारी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में आती है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल? हमारे लाइफ साइकिल जो होती है प्रोजेक्ट की, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? उसकी इंपॉर्टेंस ये होती है, वो हमें हेल्प करता है प्लान करने में, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने में, और एक स्ट्रक्चर दे देता है पूरा कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, कैसे हमें उसको मैनेज करना है, एग्जीक्यूशन कैसे होना है और वो एंड कब होना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। क्वेश्चन आता है ये काफी बार, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना नोट्स में। मैं इसलिए आपको बोलती हूँ नोट्स निकलवाने के लिए, आप नोट्स में हाथों हाथ मार्क कर लेंगे तो आप एकदम से रिवीजन में इनको एकदम से देख लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आए हुए हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट स्टेजेस थी हमारी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की, मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन करी है। ठीक है, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, क्लोजर। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और नोट्स में भी है, आप रेफर कर सकते हो 3.3 टॉपिक को। ठीक है, और कुछ आप अपने पास से भी ऐड कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बोलोगे हर किसी को इंपॉर्टेंट बताती हूँ, मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो PYQ में पूछे गए हैं वो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट ही बताकर चलती हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया। प्रिपरेशन ऑफ अ रियल टाइम प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी रिपोर्ट। पहली बात तो मैं आपको समझा देती हूँ फीजिबिलिटी क्या होती है। फीजिबिलिटी होती है कि हम, एक होता है ना कि जो हमारे हम प्रोजेक्ट को सोच रहे हैं क्या वो रियल में हो भी सकता है, जो भी हम सोच रहे हैं प्रोजेक्ट, क्या उसके लिए हमारे पास सारे के सारे मतलब कि लीगल होगा वो प्रोजेक्ट, फाइनेंशियली हम अप्रोप्रिएट हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, टेक्निकली है, इन्वायरमेंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सब फीजिबिलिटी में ही आता है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये सब चीज़ों को चेक करना, इन सब फैक्टर्स को। सबसे पहले इसमें क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूशन समरी। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरव्यू क्या है हमारे प्रोजेक्ट का, हमारा प्रोजेक्ट क्या है। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब कि पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद हमारा आता है मार्केट एनालिसिस, मतलब कि हम रिसर्च करते हैं मार्केट में क्या डिमांड है। ठीक है, हमारे टारगेट ऑडियंस से पूछते हैं उनको क्या चाहिए। उसके बाद हमारा आता है टेक्निकल फीजिबिलिटी। टेक्निकल फीजिबिलिटी मतलब कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए हमारे पास टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं है, जितने भी रिसोर्सेज हमें चाहिए वो हमारे पास हैं या फिर नहीं है, और टेक्नोलॉजी को भी देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। फाइनेंशियल मतलब कि जितनी कॉस्ट है हमारा, जितनी फंडिंग हमको मिल जाएगी, वो सब कुछ हमारी प्रॉपर होगी हमारे प्रोजेक्ट के लिए या फिर नहीं होगी, या फिर जितने हमारे पास पैसे हैं वो प्रॉपर हैं हमारे पास या फिर नहीं है। दूसरा ऑपरेशनल फीजिबिलिटी, मतलब कि सारा स्ट्रक्चर, ऑपरेशन प्रोसेसेस, वो सब इसमें ही आता है हमारा रिस्क असेसमेंट। इसमें हम देखते हैं कि कोई रिस्क तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये सब चीज़ें जो हम चेक करते हैं वो हमारे रिस्क असेसमेंट में आ जाता है। उसके बाद हमारा आता है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। कंक्लूजन में क्या आता है कि पूरी समरी आती है सब कुछ की, कि हम अब अपने प्रोजेक्ट को प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ चेक करने के बाद अगर हमारे हर ऑप्शन में यस है तो हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। इन दोनों में फर्क है। ये हमारा नॉर्मल प्रोजेक्ट प्रिपरेशन है, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट वो हमारी रियल टाइम फीजिबिलिटी रिपोर्ट है। ठीक है, रियल टाइम प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी रिपोर्ट। इसमें हमारा वही होता है सेम जो हम स्कूल्स में नहीं देते थे। फॉर एग्जांपल स्कूल में मैम एक वो बनवाती थी रिपोर्ट प्रोजेक्ट की, या फिर कॉलेजेस में देते हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर में, फोर्थ ईयर तक देते हैं। तो उसमें क्या होता है, पहले टाइटल पेज होता है, फिर हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, फिर इंट्रोडक्शन, फिर हमारे मेथड्स होते हैं जो भी हमारे मेथड यूज हुए हैं, फिर हमारी फंडिंग्स होती हैं, फाइंडिंग्स होती हैं, फिर डिस्कशन होता है हमारा, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस होते हैं, अपेंडिसेस होते हैं और रेफरेंसेस होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट अप्रीजल। प्रोजेक्ट अप्रीजल क्या होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोग्रेस होती है, फिर सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा नहीं होगा उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ही हम चेक करते हैं उसकी पोटेंशियल, उसकी फिजिबिलिटी, सब चीज़ों। अगला टॉपिक है हमारा एक्सपेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रीजल। प्रोजेक्ट अप्रीजल के एक्सपेक्ट्स क्या है हमारे, ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, फाइनेंशियली हम देखेंगे
टेक्निकल फीजिबिलिटी, टेक्निकल पॉसिबल है या नहीं है, मार्केट एनालाइज, मार्केट में चेक करेंगे, रिस्क देखेंगे रिस्क असेसमेंट में, और हमारा इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट देखेंगे कि ये हार्मफुल तो नहीं है। अगला टॉपिक हमारा स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रीजल। प्रोजेक्ट अप्रीजल की हमारी क्या है स्टेजेस, क्या क्या है? सबसे पहले फीजिबिलिटी असेसमेंट, रिस्क एनालिसिस, इकोनॉमिक इवैल्यूएशन, मार्केट एनालिसिस, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, फाइनेंशियल अप्रीजल, लीगल अप्रीजल और डिसीजन मेकिंग। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा टेक्निकल अप्रीजल। टेक्निकल अप्रीजल में क्या होता है? टेक्निकल अप्रीजल में हम क्या करते हैं? प्रोजेक्ट की टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं हमारी सारी की सारी टेक्निकल फीजिबिलिटीज को। ठीक है, कि कितना हमारा प्रोजेक्ट है वो कैपेबल है सक्सेसफुल होने में। ठीक है, टेक्निकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल अप्रीजल। ठीक है, सबसे पहले फीजिबिलिटी असेसमेंट। आप देखोगे काफी सारे पॉइंट्स जो है ना आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप बस समझ लीजिए, आप खुद अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट इफिशियंसी, क्वालिटी अश्योरेंस एंड स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस। इनमें आप अपने पास से लिख सकते हो। जैसे कि हमारा ये पॉइंट है क्वालिटी अश्योरेंस, इसमें हम क्या है एश्योर करते हैं अपने कस्टमर्स को, हम जो प्रोडक्ट आपको देने वाले हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा बहुत ही बेस्ट होने वाला है, उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप इसके अंदर अपने पास से लिख सकते हो। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, एक मैंने आपको पॉइंट दे दिया, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके एक्सपेक्ट्स ऑफ टेक्निकल अप्रीजल। सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी देखते हैं कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है वो हमारी अवेलेबल है या नहीं है, सूटेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं टेक्निकल अरेंजमेंट। टेक्निकल अरेंजमेंट पे हम देखते हैं कि हम मतलब कि जो भी हम सोच रहे हैं, तो टेक्निकल अरेंजमेंट में हम देखते हैं कि जो भी हमारे सिस्टम्स हैं वो साथ में ऑर्गेनाइज हैं या नहीं है, हम साथ में वर्क करने के लिए अरेंज हैं या फिर नहीं है। अगला पॉइंट हमारा प्लांट कैपेसिटी, मतलब कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हमारी नीड्स है वो पूरी हो भी पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। ठीक है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे जितने भी हमारे नेसेसरी मटेरियल्स हैं वो हमें इजीली मिल भी जाएंगे या फिर नहीं मिलेंगे। लोकेशन एंड साइट, लोकेशन एंड साइट ये होता है कि जहाँ पर भी हम अपना प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, लगाने वाले हैं, वो एरिया कैसा है, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी कॉस्ट। अगला पॉइंट हमारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। इसमें हम देखते हैं जितने हमारे टूल्स हैं जो हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। अगला पॉइंट हमारे स्ट्रक्चर्स एंड सिविल वर्क्स। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जितनी हमारे बिल्डिंग्स है जो हमें चाहिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमें चाहिए वो हमारी एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा जो हम करने वाले हैं। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है इन्वायरमेंटल अप्रीजल। इन्वायरमेंटल अप्रीजल में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, प्रोसेस होता है चेक करने का कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, जो भी हम डेवलप करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं करेगा। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल अप्रीजल, इसमें हम देखते हैं इम्पैक्ट क्या क्या होगा। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी प्रमोशन, दूसरा पब्लिक अवेयरनेस एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगला टॉपिक हमारा स्टेजेस ऑफ इन्वायरमेंटल अप्रीजल। ठीक है, सबसे पहला हमारा एक स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। ठीक है, और उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। स्कोपिंग में हम क्या करते हैं, स्कोपिंग में हम देखते हैं कि हमारा इशू क्या होगा। अगर ये प्रोजेक्ट हम करते हैं तो बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट पे कोई इशू तो नहीं है, और अगर इशू है तो हम उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसको कैसे सही करते हैं। अगला है हमारा इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्पैक्ट असेसमेंट में वो ये हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं पोटेंशियल इम्पैक्ट को। अगला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, EIS। डॉक्यूमेंट फाइंडिंग, इसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं अपने, ठीक है, रिकमेंडेशन देखते हैं अपने प्रोजेक्ट में, रिपोर्ट में मेंशन करते हैं उन इश्यूज़ को, मतलब चेक करते हैं। अगला हमारा डिसीजन मेकिंग, जब हमने EIS अपनी सबमिट कर दी उसके बाद हम देखते हैं अथॉरिटीज़ से कि हमारे प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारा लास्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, सारे इम्पैक्ट्स हमें पता चल गए, हमने उसको सॉल्व कर लिया सब कुछ, उसके बाद हम क्या करते हैं, सब चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन अपना स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मार्केट अप्रीजल। मार्केट अप्रीजल क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस होता है। इसमें हम देखते हैं मार्केट से रिलेटेड कंडीशंस हमारी जो भी हमारे प्रोजेक्ट में चाहिए वो ठीक है या फिर नहीं है। ठीक है, वो हमारी हो पा रही है प्रॉपरली
या फिर नहीं हो पा रही है। जैसे कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम मार्केट में डिमांड देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं और पूरी फीजिबिलिटी देखते हैं, पूरी फीजिबिलिटी अपने किसकी, प्रोजेक्ट की। ठीक है, अगला इसमें टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट अप्रीजल। मार्केट अप्रीजल की इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि हमारा अंडरस्टैंडिंग डिमांड, हमें मार्केट में डिमांड को देखना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कंपटीशन देना है सब लोगों को, मार्केट ट्रेंड, ट्रेंड में जो चल रहा है मार्केट में, स्ट्रेटेजिक पोजीशन, इसमें हमें क्या देखना है, हमें स्ट्रेटेजीज बनानी है अपनी, हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाएं या फिर क्या क्या चीजें हम करें। अगला टॉपिक है हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केट अप्रीजल। सबसे पहले मार्केट में हम डिमांड देखेंगे, मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, कौन से प्रोडक्ट की, कौन से हमारी सर्विस की। दूसरा टारगेट मार्केट आइडेंटिफिकेशन, हम क्या करेंगे, बेसिक देखेंगे कि जो बिजनेस है हमारा हमारा बेसिकली लोगों को देने क्या वाला है या लोगों को चाहिए क्या। ठीक है ना। अगला है हमारा कंपटीशन एनालिसिस, हम कहीं ना कहीं ऑफर करेंगे कंपटीशन, ठीक है ना, मार्केट शेयर, बहुत सारी चीजें अपने ऑफर से। अगला हमारा मार्केट ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड में हम देखते हैं कि हमारा जो हम देखते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस तरीके से इम्पैक्टफुल होगा हमारी मार्केट में, किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा हमारा मार्केट में। अगला है हमारा मार्केट स्ट्रेटजीज, मतलब कि हमें कुछ इस तरीके से प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को मार्केट में कि हर कोई बोले वाह चीज तो मुझे ये लेनी है। अगला टॉपिक हमारा मैनेजरियल अप्रीजल। मैनेजरियल अप्रीजल में क्या होता है, हम देखते हैं मैनेजर की परफॉर्मेंस, ठीक है, इसका दूसरा नाम हो जाएगा हमारा मैनेजर अप्रीजल। इसमें हम चेक करते हैं कि मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी है, ओवरऑल उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब चीजें। इंपॉर्टेंस क्या होती है मैनेजरियल अप्रीजल की, एक तो परफॉर्मेंस का पता चल जाता है, ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। अगला टॉपिक हमारा वेज टू कंडक्ट मैनेजरियल अप्रीजल। इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि हम बहुत सारे, क्या बोलेंगे उसको, हम बहुत सारे टेस्ट एक तरीके से समझ लो या फिर हम कंडक्ट करते हैं बहुत सारे तरीके जिससे हमें पता चले कि मैनेजरियल अप्रीजल हमारा, मतलब जो हमारा मैनेजर है वो सही से परफॉर्म कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं हम उसको चेक कर रहे हैं, उसको ट्रैक कर रहे हैं, उसके प्रोग्रेस को। सबसे पहले हमारा सेल्फ असेसमेंट, इसमें क्या करते हैं, अपनी खुद की परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है, हाईलाइट करते हैं स्ट्रेंथ को और एरियाज बताते हैं इंप्रूवमेंट्स के लिए कि यहाँ पे मेरे अंदर कमी है, यहाँ पे मुझे इंप्रूव करना है। दूसरा हमारा 360 डिग्री फीडबैक, मतलब कि कहीं ना कहीं हम दूसरे लोगों से, अपने मैनेजर से, सुपरवाइजर से, मतलब सब लोगों से व्यूज लेते हैं अपने बारे में कि मतलब ये चीज ठीक थी, मतलब फीडबैक लेते हैं। अगला है हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, मतलब कि 1-to-1 इंटरव्यू जो होता है, ठीक है ना, उसमें हम चेक करते हैं मैनेजर की परफॉर्मेंस। गोल रिव्यू, गोल रिव्यू मतलब कि जो भी हमारे स्पेसिफिक गोल्स रखे गए हैं, स्पेसिफिक गोल्स हमारी, वो हमारी पूरे हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं मैनेजर की सक्सेस की वजह से, या फिर मैनेजर सक्सेसफुल कर पा रहा है हमारे बिजनेस को, ये सब चीजें। अगला हमारा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब कि यही है कि हमारा जब भी टीम से बात होती है, मीटिंग्स होते हैं, तो जो हमारा मैनेजर है वो किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, ये ऑब्जर्व करते हैं हम। ठीक है, अगला है हमारा एंड लास्ट हमारा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन एक डिटेल रिकॉर्ड्स होते हैं अप्रीजल के, मतलब कि प्रोग्रेस को ट्रैक करना पीछे से ही और देखना कि जो भी हमारी प्रोग्रेस चल रही है, ठीक है, वो ठीक है या फिर फ्यूचर के लिए हमारी बेस्ट रहेगी, और अगर कहीं ना कहीं हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है तो हम वो भी इंप्रूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 4 को, जिसका नाम है हमारा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो टॉपिक का नाम है हमारा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। व्हाट इज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग? देखो, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होता है, जितने भी हमारे बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब उसमें ये तो नहीं हमारे पास पर्सनली इतना पैसा है कि हम अपना सारा पैसा लगा दें उस पर, या फिर हमारे पास खुद के पास है भी इतना पैसा, तो हम क्या करते हैं, मार्केट से पैसा उठाते हैं या फिर मनी बोरो करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, मनी ले लेंगे, उसके बाद हम जब भी हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर फ्यूचर में जो भी पैसे बनाएगा उससे हम क्या कर देते हैं, उसका रीपेमेंट कर देते हैं। इसको हम प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बोलते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन अगला टॉपिक है हमारा। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक प्रोसेस होता है प्रिडिक्ट करने का। हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा कोई प्रोजेक्ट है तो हम उस पर सारे रिसोर्सेज देख लेंगे कि हमारे क्या क्या लेबर लगने वाले हैं, क्या क्या मटेरियल यूज होने वाला है, क्या क्या मशीन्स यूज होने वाले हैं, जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे रिसोर्सेज है, इनकी कॉस्ट कितनी होगी, उन सबको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको हम प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट होता है इसका लेबर। हमें लेबर जो चाहिए, लेबर के कितने वेजेस होंगे, ठीक है, उनकी सैलरीज कितनी होंगी, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे हमारे, उन सबकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगला हमारा मटेरियल्स, जितने भी रॉ मटेरियल लगने वाले हैं, सप्लायर्स की नीड पड़ने वाले प्रोजेक्ट के लिए, वो सब। फैसिलिटीज, फिजिकल स्पेस चाहिए होगा हमें, ऑफ कोर्स रेंट चाहिए होगा, रेंटिंग के लिए कोई जगह चाहिए होगी जहाँ पे अपना
प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे हम। इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? मशीन्स, टूल्स, टेक्नोलॉजी जो भी रिक्वायर होगी। ट्रेवल मतलब कि जो भी ट्रांसपोर्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, वो सब। ठीक है। टैक्सेस, अरे भाई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट में कोई ना कोई टैक्स भी लगेगा ही सब चीज़ों पे ही, तो वो सब भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। रिस्क में जितने भी हमारे अनएक्सपेक्टेड एरर्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे प्रोजेक्ट को बनाते वक्त, जैसे कि डिले हो गया या कुछ भी, वो सब। तो ये सब हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन में आता है जब हम इसको सारे को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखो इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग दे देता है कि हमें कितनी मनी चाहिए होगी एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। एक तो मैं हवा में सोच रही हूँ कि अब यार इतने इतने में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक मैं पूरा जो है ना सब चीज़ों को कैलकुलेट करके सारे रिसोर्सेज को एक एक्यूरेट हिसाब लगा रही हूँ। ठीक है। इसमें हम सारे रिस्क जितने होंगे, ओवर स्पेंडिंग ना हो, रियलिस्टिक सेट करते हैं अपनी गोल्स को। ठीक है, कि बेसिकली इतना ही हमारा होने वाला है खर्चा। अगला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। नोट्स को इसलिए बोलती हूँ कि आप अपने नोट्स में मार्क कर लो और जब वीडियो को देखो। ठीक है। एनालॉगस एस्टिमेशन। देखो इसमें क्या होता है, हम जैसे कि कोई मैंने पहले प्रोजेक्ट बनाया है। अब मैंने जो पहले प्रोजेक्ट बनाया था उसकी कॉस्ट थी मेरी अराउंड मेरी 10 लाख पड़ गई। तो मैं क्या करूँगी, अगले प्रोजेक्ट को उसी हिसाब से एस्टिमेट कर लूंगी सिमिलरली, कि यार 10 लाख में हो गया था तो अंदाज से 10-11 लाख में ये वाला प्रोजेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये इतना एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है। अगला है हमारा पैरामेट्रिक। ठीक है। पैरामेट्रिक एस्टिमेशन। पैरामेट्रिक एस्टिमेशन में क्या करती हूँ, मैं मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज करती हूँ। ऐसे ये समझ लीजिए कि पहले मैं पर यूनिट कॉस्ट निकाल लूंगी, फिर जितनी भी मुझे चाहिए होगी, जितने मतलब पर यूनिट मुझे बनाना है, जितना यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है। ये ज्यादा एक्यूरेट होता है एनालोगस से। बॉटम अप एस्टिमेशन। देखो बॉटम अप में क्या करूंगी, पहले प्रोजेक्ट को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। ठीक है। स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर दूंगी, फिर सबकी कॉस्ट निकाल के फिर उन सबको ऐड अप कर दूंगी। ठीक है। ये बहुत ही डिटेल होता है। ठीक है। और बहुत ही एक्यूरेट होता है, बट इसमें टाइम बहुत लगता है। तो टॉप डाउन एस्टिमेशन क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है हमारा बॉटम अप एस्टिमेशन से। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट होगा ना, पूरा बजट होगा, मैं उसको देखूंगी, उसके बाद मैं उसको डिवाइड करूंगी स्मॉलर पार्ट्स में और फिर एक एक आइटम की कॉस्ट निकाल लूंगी। ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच वर्क आइटम। अब आ जाता है 3 पॉइंट एस्टिमेशन। इसमें बेसिकली 3 कॉस्ट निकालते हैं हम, पॉसिबल कॉस्ट। एक तो बेस्ट केस की, एक एक्सपेक्टेड, और एक हमारी वर्स्ट केस। ठीक है। अगला हमारा रिवर्स एनालिसिस। रिवर्स एनालिसिस में क्या करूंगी, मैं एक्स्ट्रा फंड्स को ना साइड रख दूंगी कि अगर बाय चांस मैं प्रोजेक्ट में चल रही हूँ, प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम अपना, अब हमारे जो है ना उसमें प्रोजेक्ट में कोई भी अनएक्सपेक्टेड एरर आता है, कोई भी चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो वो बजट से बाहर ना जाए इसलिए हम एक्स्ट्रा रखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो देखो इसमें क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है, ठीक है, मनी की, किसी पे बिजनेस के नीड्स को पूरा करने के, जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे। जैसे कि किसी भी वर्कर की हमें सैलरी देनी है, वेजेस देने हैं, या कोई भी हमारा रेगुलर खर्च हो रहा है, ठीक है ना, या फिर कोई शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल नीड्स पड़ रही है बिजनेस में, उसके लिए यूज होता है। देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, पहली तो इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल हेल्थ है उसको बनाए रखता है। ठीक है। दूसरा, जितनी भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होती है हमारी, जैसे कि सप्लायर्स को पेमेंट देना है, एम्प्लॉयज को पेमेंट देना है, ये स्मूथ रखता है उस चीज को, मतलब कि डेली ऑपरेशंस को इजीली ऑन गोइंग रखता है। ठीक है। इसके टाइप्स क्या होते हैं वर्किंग कैपिटल के? देखो इसके टाइप्स ना बेसिकली तो काफी सारे होते हैं, लेकिन मेनली इसके 4 ही टाइप्स होते हैं। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, जो कि हमारे ऑन गोइंग ऑपरेशंस चल रहे हैं। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, मतलब कि शॉर्ट टर्म फंड रख देता है हम किसी स्पेसिफिक नीड के लिए। ठीक है। दूसरा हमारे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, मतलब कि टोटल करंट एसेट जो है हमारा। ठीक है। फोर्थ हमारा रेगुलर वर्किंग कैपिटल, मतलब कि जो हमारे डेली ऑपरेशन फंड्स चल रहे हैं, सैलरी देना, वेजेस देना, यही सब चीजें। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा फंड्स है। फंड क्या होता है? सबसे पहले तो फंड क्या है? फंड हमारे एक अमाउंट होता है पैसों का, ठीक है, जो हम किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से कलेक्ट करते हैं। ठीक है। चाहे हमें इन्वेस्ट करना हो, सेव करना हो, फ्यूचर की नीड के लिए बचा के रखना हो, या फिर सपोर्ट करनी हो चैरिटीज को। अब देखो फंडिंग क्या होती है। फंडिंग एक प्रोसेस होता है, यही पैसा जो फंड हमने कलेक्ट करा है ये इन्वेस्ट करना, ठीक है, प्रोवाइड करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को या फिर कैपिटल को, किसी भी प्रोजेक्ट में लगाना, किसी बिजनेस में लगाना हो पैसा, वो सब चीजें। फंडिंग क्या करती है, एक रिक्वायर होती है मनी, जो एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगी, एक बिजनेस को स्टार्ट करेगी और रन कराएगी उस बिजनेस को। टाइप्स क्या होते हैं फंड के?
ठीक है। सबसे पहला तो बोरोड मनी, लोन्स लेना बैंक से। ठीक है। क्राउड फंडिंग, पता ही होगा, ऑनलाइन पैसा लगवाना। ठीक है। पर्सनल सेविंग, जितने बार पर्सनल सेविंग होते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है किसी भी बिजनेस के लिए। वेंचर कैपिटल। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, टाइप्स होते हैं फंड के। अब देखो फंड के सोर्सेज क्या होते हैं। देखो इसकी क्लासिफिकेशन जो है ना सोर्सेज ऑफ फंड की, काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछी गई है, तो इसको भी आप मार्क कर लेना नोट्स में, और इसीलिए आप नीचे जाइए और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। सबसे पहला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। ठीक है। एक तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, मीडियम टर्म सोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं। जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं हमारे, वो होते हैं मोर देन 5 years, मतलब कि कोई भी फंड हमें 5 साल से ज्यादा के लिए चाहिए। मीडियम फंड्स हमारे होते हैं जो हमें 1 साल से लेके 5 साल के बीच में चाहिए होते हैं। ठीक है। और शॉर्ट टर्म सोर्सेज हमारे वो होते हैं जो फंड हमें सिर्फ 1 साल से कम के लिए चाहिए। ठीक है ना। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है मैंने, इसकी हेल्प से आप इजीली समझ सकते हैं, बना के आ सकते हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे एक तो ओनर्स फंड, जो भी बिजनेस है, बिजनेस का ओनर है, स्टेक होल्डर्स है, वो फंड देते हैं। ठीक है। बोरोड फंड क्या होते हैं, हम किसी भी बिजनेस के लिए किसी भी दूसरे बिजनेस से या फिर किसी अलग इंडिविजुअल से या फिर बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है। उस पर इंटरेस्ट लगता है और वो हमको वापस देना पड़ता है। तीसरा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, इंटरनल फंड्स होते हैं, इसमें दो होते हैं, और एक एक्सटर्नल फंड होते हैं। इंटरनल फंड होते हैं कि विद इन अ बिजनेस ही हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे फंड को। ठीक है। फंड्स लेना शुरू कर देंगे। एक्सटर्नल फंड में क्या होता है कि हम आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के बाहर से फंड देते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, और ये देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो आगे चल के क्या ये फ्यूचर में मुझे रिटर्न कर पाएगी, जितने भी मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, या फिर प्रॉफिट दे पाएगी मुझे। तो वो सब हमारा कैपिटल बजटिंग में आता है। ठीक है। इसके फेजेस होते हैं कैपिटल बजटिंग के। सबसे पहला होता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के ना गोल सेट करते हैं, फिर प्रोजेक्ट को देखते हैं, कंपनी की स्ट्रेटेजी को देखते हैं, फिर हम एनालाइज करते हैं। ठीक है। एनालाइजिंग में क्या होता है, हमारी सारी कॉस्ट एस्टिमेशन देखते हैं, रिस्क देखते हैं, रिवेन्यूज देखते हैं, सब चीज़ें। फिर हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्टिंग में क्या होता है, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम प्रायोरिटाइज करेंगे कौन से प्रोजेक्ट को हमें परस्यू करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहिए। फिर हम फाइनेंसिंग करते हैं। फाइनेंसिंग में हम क्या करते हैं, हम फंड सेलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट के लिए, इंटरनल फंड्स, लोन्स, इक्विटी, ये सब चीज़ें। उसके बाद हमारा इम्प्लीमेंटेशन है। फिर हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट में ना इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं प्रोजेक्ट को, और उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना शुरू करते हैं, टाइमलाइन देखनी शुरू करते हैं। फिर लास्ट होता है हमारा रिव्यू। रिव्यू में हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ठीक है। जो भी हमारे प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस है, क्या वो एक्चुअल रिजल्ट से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। इससे हमें पता चल जाता है, फ्यूचर डिसीजन लेने में ईजी हो जाता है हमारे लिए। अगला टॉपिक हमारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देखो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, हम सबको पता है, एक कंप्लीट प्लान होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। इसमें सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि पर्पस क्या होगा प्रोजेक्ट बनाने का, कॉस्ट कितनी लगेगी, क्या क्या स्टेप्स लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। ठीक है। तो इसमें हम पहले प्रोजेक्ट का स्कोप देखते हैं, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, प्रोजेक्ट की समरी, रिसोर्स प्लान करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, रिस्क असेसमेंट और टाइमलाइन। ठीक है। ये सब हमारे क्या हो गए, इसके एलिमेंट्स हो गए एक तरीके से। ठीक है। इन सबको हम डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो आप खुद बता सकते हो हमारे स्कोप क्या है प्रोजेक्ट का, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या करेगा हमारा प्रोजेक्ट, कॉस्ट एस्टिमेशन मैंने आपको बता दिया, क्या क्या लेवर्स लगेंगे, क्या क्या नहीं लगेंगे। तो ये आप अपने लिए इजीली लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड नहीं कराया है ये। ठीक है। आप इसमें आराम से लिख लेना, मैंने आपको डायग्राम दे दिया, इसीलिए आपको मैंने पॉइंट्स भी दे दिए हैं। अगला टॉपिक हमारा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। ठीक है। अब देखो रिस्क क्या होता है, रिस्क एक ऐसे सिचुएशन होता है जो हमें पता तो है कि हमारे साथ होने वाली है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, मैं कोई एक पिकनिक प्लान कर रही हूँ, इसमें 70% चांस है रेन होने के, तो मैं क्या करूंगी, मुझे कहीं ना कहीं पता है कि बारिश हो सकती है। ठीक है ना। ये रिस्क मुझे कहीं ना कहीं पता है कि हो सकता है, तो मैं अम्ब्रेला लेके चलूंगी अपने साथ, मतलब कि मैं एक बैकअप प्लान रखूंगी हमेशा अपने साथ। अब अगला है हमारा अनसर्टेनिटी। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें पॉसिबल आउटकम्स पता ही नहीं होते हैं, हमें यही नहीं पता हमारे साथ होने क्या वाला है।
ठीक है ना, हमारे पास पॉसिबिलिटीज ही नहीं है उस चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल वही पिकनिक वाला लेती हूँ, वहाँ पे तो मुझे पता था कि 70% मुझे पता था कि 70% चांस है बारिश की, तो मैं छाता लेके चलूंगी, मैं बैकअप प्लान रखूंगी। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है, अब मैं पिकनिक तो प्लान कर लिया, अब कोई वेदर फोरकास्ट ही नहीं हुआ, मुझे मुझे वेदर का पता ही नहीं है बारिश होगी या नहीं होगी, तो मेरे पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं बचा, मैं बैकअप प्लान क्या करूँ। ठीक है, तो रिस्क को हमारा समझ लीजिए नोन पॉसिबिलिटीज होती हैं, और अनसर्टेनिटी हमारे अननोन सिचुएशंस होती है जिनका हमें पता ही नहीं होता है। ठीक है, अब टाइप्स क्या होते हैं रिस्क के किसी भी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में। एक तो फाइनेंशियल रिस्क होता है। फाइनेंशियल मतलब कि ऐसा ना हो जो मैंने प्रोजेक्ट का बजट बना के रखा है, मेरा प्रोजेक्ट उससे ज़्यादा बजट का चला जाए, या फिर फेल हो जाए, या ओवर बजट चला जाए। शेड्यूल रिस्क मतलब कि जिस भी टाइम लाइन मैंने ली है कि इस टाइम पे मैं अपना कंप्लीट कर दूंगी प्रोजेक्ट, ऐसा ना हो कि वो डिले हो जाए। ठीक है ना। टेक्निकल रिस्क ऐसा ना हो कि जो भी मैंने टेक्नोलॉजी यूज करी है, ठीक है, वो क्या करे प्रोजेक्ट के फेलियर्स में, मतलब कि जो भी मैंने चूज किया अपनी टेक्नोलॉजी, वो आगे चल के ऐसा ना हो परफॉर्मेंस पे इशू आने लगे उसके, या वो सही से वर्क ना कर पाए जैसा मैंने सोचा था। मार्केट रिस्क में ये है कि पहले तो मैंने मार्केट रिसर्च कर ली, ठीक है, अब मैंने अपना प्रोडक्ट बना लिया, जैसे ही मैं मार्केट में गई हूँ, नए कॉम्पिटिटर्स आ गए, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बनाने लगे, ठीक है ना, लोगों की डिमांड शिफ्ट होने लगी, ठीक है, तो ये भी क्या करती है, इफेक्ट करती है हमारी सक्सेस को, प्रोसेस की। ऑपरेशनल रिस्क में हमारा ये होता है कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें ऐसा ना हो कि स्टाफ ना हो, अवेलेबल ना हो, या फिर मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा रिस्क मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आया हुआ है, और ये वाला भी हमारे रिस्क और अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में ये भी आया हुआ है। ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस होता है आइडेंटिफाई करने का प्रोजेक्ट में जो जो रिस्क है, और फिर अपने प्रोजेक्ट को उन रिस्क से हैंडल करके उन रिस्क को सक्सेसफुल बनाने का। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो मैं आइडेंटिफाई करूँगी रिस्क क्या है, ठीक है, जो मेरे प्रोजेक्ट पे क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, दूसरा एनालाइज करूँगी रिस्क को, ठीक है, इसके क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या-क्या हो सकते हैं। फिर मैं क्या करूँगी, रैंक करूँगी रिस्क को, मतलब कि जो भी फोकस करूँगी कौन-सा ज़्यादा खतरनाक है। फिर ट्रीट करूँगी रिस्क को, ठीक है, एक्सेप्ट करूँगी उसको, मैनेज करूँगी रिस्क को, सोचेंगे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज़ बनाएँगे। और तीसरा मैं मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द रिस्क। अब मैं क्या करूँगी, मैनेज करूँगी, एडजस्ट करूँगी, ठीक है, रिस्क को, और बाद में देखूँगी वो मेरा सही हो गया, नहीं हो गया, और कंटिन्यूअसली चेक करते रहूँगी रिस्क को कि दोबारा तो नहीं हुआ है कुछ ऐसा। तो अगला टॉपिक हमारा प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, एक रोड मैप होता है, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल हेल्थ को पता करने का, ठीक है, अंडरस्टैंड करने का, स्टार्ट से लेके फिनिश तक। इसमें हमारी फाइनेंशियल रिजल्ट, पोजीशन, कैश फ्लोज सब कुछ आता है। इसमें हमारी इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड होती है, बैलेंस शीट इंक्लूड होती है, और कैश फ्लोज स्टेटमेंट। ठीक है, अब प्रिपेयर कैसे करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। पहले तो मैं हिस्टोरिकल डाटा कलेक्ट करूंगी, पास्ट में जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फिर एग्जाम्पशंस बनाऊंगी कि फ्यूचर में कितनी सेल ग्रोथ हो सकती है, क्या क्या कॉस्ट हो सकती है। फिर मैं इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करूंगी, ठीक है ना। फिर मैं प्रिपेयर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को, ठीक है, फिर हम प्रिपेयर करेंगे प्रोजेक्ट बैलेंस शीट, फिर रिव्यू करेंगे, एडजस्ट करेंगे, मतलब कि जो जो एग्जाम्पशंस हमने बनाए हैं उसको रिवाइज करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी, फिर फाइनलाइज कर देंगे और फिर यूज़ करेंगे, मतलब कि सारे स्टेटमेंट को एक साथ रखेंगे प्लानिंग में, और फिर डिसीजन मेकिंग करेंगे। अगला टॉपिक हमारा प्रोजेक्ट बैलेंस शीट। देखो प्रोजेक्ट बैलेंस शीट क्या होती है, प्रोजेक्ट बैलेंस शीट हमारी स्पेसिफिक फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एक प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक पॉइंट पर, किसी टाइम पर। इसके तीन मेन पार्ट होते हैं, एक तो एसेट्स एसेट्स रिलायबिलिटीज, इक्विटी। ठीक है, एसेट्स क्या होते हैं, ये मेन सोर्सेस होते हैं या फिर आइटम्स होते हैं जो फिर प्रोजेक्ट के मतलब खुद के होते हैं, जैसे कि मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स। रिलायबिलिटीज क्या होती हैं, जो भी अमाउंट हम ओन करते हैं प्रोजेक्ट से, ठीक है, जैसे कि लोन्स, डेबिट्स, ये सब चीज़ें। इक्विटी क्या होता है कि ओनरशिप और इन्वेस्टमेंट बताता है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिलायबिलिटी फ्रॉम एसेट्स, मतलब एसेट्स में से अगर मैं रिलायबिलिटी माइनस कर दूं तो हमारी इक्विटी आ जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा प्रोजेक्ट इनकम स्टेटमेंट। तो प्रोजेक्ट इनकम स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, इसमें हमारा सब पता चल जाता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पैसे बना रहा है या फिर लॉस कर रहा है।
ठीक है ना। इसमें सारा हमारा डिटेल आ जाती है, जितने पैसे हम कमा रहे हैं या फिर जितनी कॉस्ट हमारी लग रही है। ठीक है, इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले रिवेन्यू, जो भी हमारे प्रोजेक्ट से टोटल इनकम जनरेट होगी, ठीक है, सेल्स से, सर्विस से, उन सब से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने भी हमने गुड्स और सर्विसेज को क्या करा है, प्रोड्यूस करा है, उन सब की डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब कि इनडायरेक्ट कॉस्ट, जितने भी सैलरीज, रेंट, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों में। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस जो हमारे इंटरेस्ट या फिर टैक्स में गए हैं। और नेट इनकम मतलब कि फाइनल प्रॉफिट जो हुआ है या फिर जो लॉस हुआ है हमारा। अगला टॉपिक हमारा प्रोजेक्ट फंड्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो हमारा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पता चल जाता है हमारे जो फंड्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में कैसे मूवमेंट्स हो रहा है, उनका कितना इन गोइंग है, कितना आउट गोइंग है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी, वही फाइनेंशियल प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, एनालाइज करने में वर्किंग कैपिटल चेंजेस को, इवेल्युएशन ऑफ फंड यूटिलाइजेशन, कैसे फंड्स को यूज कर रहे हैं, और मॉनिटरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगला टॉपिक हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है हमारी, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो हमारा डिटेल ओवरव्यू दे देती है कंपनी के कैश का। ठीक है, कि कितना इनफ्लोज है, कितना आउटफ्लोज है एक स्पेसिफिक पीरियड में। इंपॉर्टेंस क्या होती है, इन्वेस्टमेंट इवेल्युएशन, कैश मैनेजमेंट, फाइनेंशियल हेल्थ एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, इन सब में ये हमारा हेल्प कर देता है। अगला टॉपिक हमारा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में आपको पहले भी ऊपर बताया था। ठीक है, जब हमने स्टार्ट करा था, ये एक स्ट्रक्चर्ड होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कि हमें फंड किस तरीके से अपने लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पे लगाने हैं। ठीक है, किन किन रिसोर्सेज पे और किस तरीके से वो हमें रीपे करेंगे अपने फाइनेंसेस को। इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी, एक तो कैश फ्लो बेस्ड। ठीक है, अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स, एक्सेस टू कैपिटल, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब इसके स्टेजेस क्या होते हैं ये, और हाँ ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आया हुआ है, पूछा गया है, तो नोट्स में मार्क कर लेना अभी। स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, इसकी सबसे पहले स्टेज होती है हमारी प्री फाइनेंसिंग स्टेज। ठीक है, इसमें हम प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, फीजिबिलिटी रीड करते हैं, बिजनेस प्लान डेवलपमेंट करते हैं, एक बिजनेस का प्लान, इन्वायरमेंटल असेसमेंट होते हैं इसमें, रिकॉग्नाइजेशन एंड मिनिमाइजिंग रिस्क। अगला हमारा फाइनेंसिंग स्टेज में क्या होता है हमारा, हम इन्वेस्टर्स को देखते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल क्लोज देखते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं फाइनेंसिंग को, अरेंजमेंट करते हैं फाइनेंस का, नेगोशिएटिंग टर्म्स मतलब कि लोन, इक्विटी और पेमेंट। पोस्ट फाइनेंसिंग स्टेज में हमारे प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, फिर हम उसको मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे लोन्स का रीपेमेंट होता रहता है, हमारा भाई प्रोजेक्ट बन गया है, अब हम उसको लोन को रीपेमेंट करना है, प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं, और एग्जिट स्ट्रेटेजी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट 5 को। इस यूनिट को मैं आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगी कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर से नहीं मिलेगा आपको। पीवाईक्यूज भी करवाऊंगी और सारे टॉपिक अच्छे से समझा दूंगी कि आप खुद भी लिख के आ जाओगे बिना रटे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को। ठीक है, पहले तो यूनिट का नाम बता देती हूँ मैं आपको। यूनिट का नाम है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और पहला टॉपिक है मेरा सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर क्या होता है, आप खुद से सोचिए क्या होता होगा। एक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो क्या करती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, जो फोकस करती है लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, उनके लिए एक बेटर इन्वायरमेंट बनाने के लिए। जैसे कि स्पेशली कौन से फील्ड्स में काम करते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर, पॉवर्टी रिडक्शन। जैसे कि हम क्या करेंगे कि हम एजुकेशन पे फोकस करेंगे, उनके एजुकेशन को बेटर बनाएंगे, गरीबी को कम करेंगे और हेल्थ पे ध्यान देंगे। ये क्या होते हैं, हमारे नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स होते हैं, मतलब कि अपने प्रॉफिट पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, ये चैरिटी का काम करते हैं ज़्यादातर। बहुत सारे गवर्नमेंट के भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ये हमारे सोशल इश्यूज को सॉल्व करने में, लोगों को ज़रूरत में हेल्प करने के लिए काम आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा दो अप्रोचेस। इसकी ना दो अप्रोचेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। पहला तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, लोगों की स्किल्स पे, एबिलिटीज़ पे ध्यान देंगे, और कहीं ना कहीं ये फोकस हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ पे करता है, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उस पर ज़्यादा फोकस करता है लोगों की स्किल से। दूसरा है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। इसमें क्या होता है, हम दोनों तरफ पर फोकस करते हैं, मतलब कि हम क्या करेंगे, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोगों की लाइफ को, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने पर भी फोकस करेंगे।
ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा सोशल सेक्टर पर्सपेक्टिव इन इंडिया। इंडिया में पर्सपेक्टिव क्या है सोशल सेक्टर को लेके। देखो, जो इंडिया में हमारे सोशल सेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली किस पे काम करते हैं, वो हमारी एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे और गरीबी को कम करने के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ये हमारे और वुमेन्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, फोकस करते हैं वुमेन्स को सपोर्ट करने के लिए। और जो हमारे डिसएडवांटेज्ड ग्रुप होते हैं, जो कि हमारे जिन ग्रुप्स को हम या फिर जिस कम्युनिटी को हम नीचे रखते हैं, उनको क्या करते हैं, एक तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं या फिर बहुत सारे स्कीम्स बनाती हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी साथ में मिलके काम करते हैं लोगों की लाइफ को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, ठीक है। ज़्यादातर फोकस करते हैं पुअर लोगों के लिए कुछ बेटर करने के लिए। अगला टॉपिक है मेरा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ से बेसिकली हमारी यूनिट शुरू होती है। वो बस मैं आपको बेसिक नॉलेज देने वाली थी कि सोशल सेक्टर होता क्या है, उसके पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, इंडिया में उसको किस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। सोशल, पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप हमने पहले पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, उसको रन करना और प्रॉफिट कमाना, सेम यही है। बस इसमें हम किस पे फोकस करते हैं, हम अपने बिजनेस पे, हम सोशल इन्वायरमेंट पे, सोशल सोसाइटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जब भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, खुद का कोई प्रोजेक्ट बनाता है जो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जैसे कि गरीबी, एजुकेशन और हेल्थ केयर। ये सिर्फ फोकस हमारा पैसे बनाने पे नहीं करता है, सिर्फ हमारा मनी नहीं होगा। बेसिक हमारा जो फोकस होगा, हमारा फोकस किस पे होगा कि हम कुछ अच्छा डिफरेंस ला सके सोसाइटी में, लोगों को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बना सके, लोगों की हेल्प कर सके। हमारे जो बिजनेस आइडियाज़ होते हैं वो इस तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, जो बेसिकली कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कुछ स्कीम्स ऐसी होती है जो उन गरीबों को हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरियस मॉडल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें से हमारा पहला मॉडल है माइक्रो फाइनेंस मॉडल। तो नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मतलब कि छोटा, फाइनेंस मतलब कि पैसे। तो इसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो लो इनकम कम्युनिटीज होती हैं, जो पुअर्स होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए कि वो क्या कर सके, अपना खुद का बिजनेस ग्रो कर सके, और उनको एम्पावर करते हैं, ठीक है, कि वो क्या कर सके, खुद से सेल्फ सफिशिएंट बन सके। अगला मॉडल है हमारा नॉन प्रॉफिट मॉडल। नॉन प्रॉफिट मॉडल मतलब कि ये फोकस करता है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके के सॉल्यूशंस बनाने के लिए सोशल प्रॉब्लम्स के, कि वो क्या करे, फोकस करे क्रिएट करने पे सोशल इम्पैक्ट बिना किसी प्रॉफिट गेन के, ठीक है। इसकी जो फंडिंग होती है वो हमारी किससे होती है, हमारी डोनेशन से या फिर चैरिटेबल सोर्सेज से। अगला मॉडल है हमारा फॉर प्रॉफिट मॉडल। फॉर प्रॉफिट मॉडल में हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इस तरीके से मतलब कि बिजनेस को रन करते हैं। बिजनेस हमारा क्या करता है, रिवेन्यू अर्न करता है और साथ में सोशल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। ये क्या करता है बिजनेस, इस तरीके से रिवेन्यू, मतलब ये बिजनेस इस तरीके से काम करता है कि क्या करता है, बिजनेस अर्न करता है रिवेन्यूज को, और सोशल प्रॉब्लम्स भी, सोशल इश्यूज भी साथ साथ में सॉल्व करता रहता है, ठीक है। ये प्रॉफिट के साथ काम करता है सोशल इम्पैक्ट पर। अगला है हमारा हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल क्या करता है, नॉन प्रॉफिट को और फॉर प्रॉफिट एलिमेंट्स को साथ में मिला के काम करता है। मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से काम करती है कि इनकम भी जनरेट करती रहती है और प्रॉफिट को अपने ही आगे काम बढ़ाने के लिए यूज़ करती रहती है, और लोगों का काम भी, मतलब कि सोशली हेल्प भी करती रहती है सबकी। अगला हमारा सोशल इनोवेशन मॉडल। इसमें क्या करते हैं हम, इनोवेशन, कुछ नई तरीके की टेक्नोलॉजीज को, नई तरीके सॉल्यूशंस को बनाते हैं जो क्या कर सके, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ये लॉन्ग टर्म सिस्टमैटिक चेंज के लिए यूज होता है। और हमारा अगला यूनिट है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज एंड सक्सेसफुल मॉडल्स। देखो, हमारे इसके अंदर क्या है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, हम कुछ इनोवेट वेज ढूंढते हैं रिसाइकल करने की और मैनेज करने की वेस्ट को, जो कि हमारे बहुत सारे एरियाज में काम आते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हो किससे, पॉल्यूशन से। तो वहाँ पे प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट मिल जाता है। दूसरा हमारा वाटर मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन। तो वाटर मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जो हमारे ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, मतलब कि हमारे ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अफोर्डेबल सैनिटेशंस, ऐसे सिस्टम्स प्रोवाइड कराता है जहाँ पे इन सर्विसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
अगला हमारा अफोर्डेबल एजुकेशन। ये हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराती है बहुत ज़्यादा अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ को, स्पेशली इन रूरल एरियाज। सस्टेनेबल फार्मिंग, इसमें हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं इको फ्रेंडली फार्मिंग को और ऐसे मेथड्स को जो कि क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट और इंक्रीज कर सके फूड सिक्योरिटी को। अगला है इसमें हमारा क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस। क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे सोलर पावर होती है, ठीक है, जो क्या कर सके, हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके, कॉस्ट भी उसकी क्या हो, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए और प्रमोट करे किसको, सस्टेनेबिलिटी को, फ्यूचर का ध्यान रखते हुए हम चीज़ों का यूज़ करें। अब हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के सक्सेसफुल मॉडल्स को पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा पहला है सेल्सो इंडिया। सेल्सो में क्या है, हम अफोर्डेबल सोलर एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, इम्प्रूव करते हैं कि जो हमारे गांव वाले एरियाज हैं वो भी क्या कर सके, अफोर्डेबल प्राइस पे यूज़ कर सके सोलर एनर्जी को, ठीक है। गूंज है हमारा, इसमें ये फोकस करता है हमारे अर्बन एरिया के जो भी वेस्ट होते हैं उसको रिसाइकिल करता है और कहीं ना कहीं पुअर लोगों की रूरल एरिया में हेल्प करते हैं। बाकी हमारी ये चाइल्ड लाइन है और एक पीपल ट्री है, आप इसके बारे में रिसर्च कर लेना और आप इसको भी लिख सकते हो अपने पास से। तो आप सब जो है ना, नीचे पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, नोट्स आप डाउनलोड कर लेना और जब मैं आपको समझा रही हूँ तो आप जब भी टिक लगाते रहिए, आप एक बार रीड करते रहिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा सोशल इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। सोशल इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन टर्म हमने काफ़ी बार इस सब्जेक्ट में पढ़ी है। इनोवेशन मतलब कि कुछ न्यू आइडियाज़, न्यू अप्रोचेस, न्यू सॉल्यूशंस को यूज़ करना, और यहाँ पे सोशल इनोवेशन है। तो सोशल चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इंडिविजुअल्स की लाइफ को, कम्युनिटीज़ को, पुअर्स को हम न्यू आइडियाज़ यूज़ करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसको बोलते हैं हम सोशल इनोवेशन। ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई मेथड हो सकता है, जो भी हम यूज़ करते हैं सोसाइटल प्रॉब्लम्स को हेल्प करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और इन्वायरमेंट। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, देखो सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, एक इस तरीके से सॉल्यूशंस को क्रिएट करते हैं जो हमारी फ़िलहाल की प्रेजेंट नीड को फुलफ़िल कर सके और आने वाली फ्यूचर जनरेशन में भी उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें हैं वो सॉल्व हो सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखो, जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को हम अभी भी हमारी जो प्रेजेंट नीड है इसको भी सेटिस्फाई कर सके और हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को, ठीक है ना, उनकी नीड्स को भी फुलफ़िल कर सके। ये फोकस करता है हमारा बैलेंस करने में सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को लॉन्ग टाइम बेनिफिट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए सोलर पावर्ड वाटर प्यूरिफायर, आप खुद देखिए कितना सोशल इनोवेशन है, कुछ नया कि हम क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे ड्रिंकिंग वाटर और किसका यूज़ करेंगे, हम सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे। तो देखो ये क्या करेगा, वाटर हमें पीने के लिए मिल रहा है, ठीक है, ऊपर से हम किसका यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब सोशल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि हमें पानी मिल रहा है पीने के लिए, और साथ में क्या हो रहा है, हम कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, तो सस्टेनेबल भी हो गया। तो दोनों चीज़ों को साथ में यूज़ करना। अगला एग्जाम्पल है हमारा रिसाइकल वेस्ट इनटू प्रोडक्ट्स। आप देखें हम क्या करेंगे, प्लास्टिक है, प्लास्टिक एक तरीके से वेस्ट है, अब मैं इसको किस चीज़ में यूज़ करूँगी, प्लास्टिक का जो भी वेस्ट है उसको मैं यूज़ करूँगी बहुत सारे मटेरियल्स को बनाने के लिए, जो कि हमारे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, जो कि एक सस्टेनेबल मेथड है। अगला टॉपिक है मेरा रिस्क मैनेजमेंट इन सोशल एंटरप्राइज। अब ये आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो ये इस यूनिट के हर क्वेश्चन एक ना एक बार PYQ में आए हुए हैं, तो आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझने हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और बहुत बेस्ट करके आना है कि मैं कमेंट में बस यही सुनूं कि हमारा बहुत अच्छा पेपर गया है। नोट्स डाउनलोड कर लेना और अभी टिक लगा लेना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, हम देखो आइडेंटिफाई करते हैं, एसेस करते हैं रिस्क को, ठीक है, जो कि क्या कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में किस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ से ज़्यादा। रिस्क मैनेजमेंट इन सोशल एंटरप्राइज में क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं,
ठीक है, कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती है, ठीक है, हमारी एबिलिटीज़ को, जो हम अचीव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मुझे मेरा कोई सोशल मिशन है, उसको क्या करना है, मुझे उसको पूरा करना है। अब सोशल मिशन को कंप्लीट करने के बीच में क्या आएगा, मेरे पास बहुत सारे रिस्क आएंगे, तो वो सब उन रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उनको एसेस करना, उनको सॉल्व करना, ये सब हमारा रिस्क मैनेजमेंट में आता है। अगला टॉपिक हमारा वेरियस रिस्क। अब बहुत सारे रिस्क होते हैं, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने में। तो सबसे पहला हमारा डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग फंडिंग। सबसे पहले प्रॉब्लम, मुझे कोई भी चीज़ करनी है उससे पहले मुझे फंड चाहिए होगा, मुझे पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। वो इतना मतलब कि उनको ये चाहिए, उनको पैसा चाहिए होता है, तो वो ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं कि यार इम्पैक्ट, मतलब कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करना है। तो बेसिकली वो किस पे फोकस करते हैं, वो अपने प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। तो ऐसा हमें एक इन्वेस्टर ढूंढना है जो कि प्रॉफिट से ज़्यादा थोड़ा सोसाइटी के सोशल सेक्टर के बारे में सोचे। बर्न आउट रिस्क और एम्प्लॉयर्स एंड फंडर्स। अब देखो इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू द फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉस्शन। अब जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, ठीक है, फंडर्स होते हैं, वो ये हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई डिमांड हो सकती है लोगों की, ठीक है। तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास, लेकिन डिमांड क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, ठीक है। इस वजह से मार्केटिंग चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को क्या करना, प्रमोट करना और बैलेंस भी करना सोशल मिशन को। नॉट फोकसिंग ऑन प्रॉफिट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम क्या करेंगे, हम फोकस नहीं करेंगे प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सोशल मिशन कर रहे हैं कंप्लीट, हमारा सोशल गोल्स है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम एक सोशल गोल को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। तो हमारा ये भी हो सकता है, एक प्रॉब्लम हो सकती है, रिस्क हो सकता है। अगला, नॉट नोइंग द टारगेट ऑडियंस। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास टारगेट ऑडियंस का हमें प्रॉपर नहीं पता होता है, ठीक है ना। अगला, लैक ऑफ नॉलेज, इतनी नॉलेज नहीं है हमें। अब मैं कोई एकदम से स्टार्ट करें, या फिर लोगों का इतना नहीं पता है कि जो भी मेरा सोशल मिशन है कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। ऑपरेशनल रिस्क, उसको काम करते वक्त ये रिस्क आ सकते हैं, ऑपरेशनल रिस्क। अगला टॉपिक हमारा रिस्क मैनेजमेंट स्टेप्स इन सोशल एंटरप्राइज। अब हमारे जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले जो भी मेरे रिस्क हैं उसकी मैं एक लिस्ट बना लूँगी, जैसे कि फाइनेंशियल हो सकता है, ऑपरेशनल हो सकता है, रेप्यूटेशनल हो सकता है। अगला, रिस्क इम्पैक्ट असेसमेंट। दूसरा मैं क्या करूंगी, अब मैं देखूंगी कि मेरे जितने भी रिस्क हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हाई रिस्क कौन सा है, मीडियम या फिर लो। अब आप पूछोगे दीदी रिस्क तो रिस्क होता है, ठीक है ना, कि इसमें भी हाई लो मीडियम क्या हो सकता है। तो देखिए आप खुद बताइए, एक होगा रिस्क जो मुझे जल्दी सॉल्व करना होगा, एक हाँ कि अभी कुछ टाइम बाद इसको मैं बाद में सॉल्व कर लूँगी, तो यही है। अगला है डेवलप अप्रोच एंड प्लान। अब मैं क्या करूंगी, स्ट्रेटेजी बनाऊंगी कि मैं किस तरीके से उसको हैंडल करूंगी रिस्क को। अगला, सेलेक्ट रिस्क मैनेजमेंट टूल। अब रिस्क मैनेजमेंट को मैं क्या करूंगी, मैनेज करने के लिए मुझे टूल भी चाहिए होगा, तो उसका सिलेक्शन। रिस्क प्रायोरिटाइजेशन एनालिसिस। अब वही है, मुझे देखना है कि कौन से रिस्क का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, कौन से का नहीं पड़ सकता है। रिस्क मैटिगेशन, रिस्क मैटिगेशन प्लानिंग। अब इसमें क्या होता है, डेवलप स्पेसिफिक एक्शन टू रिड्यूस रिस्क। अब मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करती हूँ रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। अगर लास्ट है मेरा इम्प्लीमेंटेशन एंड द मॉनिटरिंग। अब मैं क्या करूँगी, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करूँगी, रिव्यू करूँगी बेसिक टाइम पे रेगुलरली, कि मेरे रिस्क दोबारा तो नहीं आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और उसको बस देखेंगे कि उसका कितनी इफेक्टिव है, वो कितना नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा लीगल फ्रेमवर्क फॉर सोशल वेंचर्स। लीगल फ्रेमवर्क फॉर सोशल वेंचर्स में क्या होता है, बहुत सारे लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, स्ट्रक्चर होता है एक पूरा प्रॉपर, जिसमें हमें पूरा पता चलता है कि कैसे फॉर्मेशन होगा, ठीक है, सोशल वेंचर्स का, कैसे उनका ऑपरेशन होगा और किस तरीके से उनकी अकाउंटेबिलिटी मैनेज होगी। दूसरा, ये डिफाइन करता है इसकी टाइप्स ऑफ एंटिटीज को, जैसे कि नॉन प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट,
ठीक है, और किसके साथ साथ, सोशल मिशंस के साथ साथ, जैसे कि फंडिंग के रूल्स बताता है, ये रिक्वायरमेंट्स बताता है और हेल्प करता है सोशल वेंचर्स को कि वो लीगली, एथिकली और सस्टेनेबली अपनी बिजनेस को ग्रो कर सके। इसकी नेसेसिटी क्या होती है? नेसेसिटी ऑफ लीगल फ्रेमवर्क। ये एनकरेज करता है इनोवेशन को एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस को, सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे ध्यान देता है और इंश्योर करता है रिस्क मैनेजमेंट को। ये डिफाइन करता है ऑपरेशनल स्ट्रक्चर्स को, क्लियरिटी प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्ट करता है राइट्स को एंड लाइबर्टीज को। अगला टॉपिक है हमारा लीगल स्ट्रक्चर्स। इसमें सबसे पहला हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो मैंने अभी पहले पढ़ाई थी आपको। ये क्या करती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस? ये सिर्फ किस पे काम करती है? सिर्फ सोशल मिशन पे फोकस करती है, ज़्यादा उस पे हमारे प्रॉफिट पे फोकस नहीं करती हैं ये। फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज में क्या होता है? ये रेगुलर बिजनेस अपना चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं इन्वायरमेंट गोल को भी, सोशल गोल को भी और साथ साथ में प्रॉफिट पर भी फोकस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन। हाइब्रिड में क्या होता है? हमारे नॉन प्रॉफिट और फॉर प्रॉफिट दोनों साथ में क्या करते हैं? वर्क करते हैं। ये कंबाइन होते हैं दोनों के एलिमेंट्स को और अलाउ करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन फंडिंग एंड ऑपरेशंस। अगला टॉपिक है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड सोशल वेंचर्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या होता है? हम क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और डिलीवर करते हैं एक तरीके की वैल्यू, मतलब कि वैल्यू प्रोडक्ट, वैल्यू सर्विसेज, किसको? कस्टमर्स को, एक इस तरीके की वे में कि दोनों का बेनिफिट हो सके, ऑर्गेनाइजेशन का भी और सोसाइटी का भी। इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं? विद एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम्स में, तो अभी आप नोट्स डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ नोट्स है, प्रॉपर नोट्स है, पीवाईक्यू भी मिलेंगे आपको नोट्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। और आप अभी डाउनलोड कर लीजिए और इसको मार्क कर लीजिए। सबसे पहले की पॉइंट क्या है? टारगेट ऑडियंस। ये फोकस करता है कि किन किन लोगों को सोशल इश्यूज हो रहे हैं, किस किस लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लो इनकम कम्युनिटीज जो होती हैं, उनके पास पैसा कम होता है तो सोशल इम्पैक्ट उनके ऊपर ज़्यादा होते हैं, तो टारगेटेड ऑडियंस हम अपनी देखते हैं। अगला हमारा सोशल इम्पैक्ट फोकस। ये प्रायोरिटाइज करते हैं सोशल चेंज को ओवर प्रॉफिट, प्रॉफिट से ज़्यादा हम सोशल इम्पैक्ट को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सोलर लाइट फॉर रूरल एरिया, और जैसे कि गरीब लोग हैं तो उनको हम प्रोवाइड करते हैं सोलर लाइट्स। अवेयरनेस, हम क्या करते हैं? कैंपेन्स का यूज़ करते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को और उनमें क्या करते हैं? अवेयरनेस बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्लीन वाटर कैंपेन। लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी पानी, टैप का पानी पी लेते हैं नॉर्मल, या कहीं से भी कोई नल वल होता है वहाँ से पानी पी लेते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? हम उनको अवेयर करते हैं कि आपको क्लीन वाटर पीना है, जिससे कि आपको कोई भी बीमारियां ना फैलें आपके अंदर। ट्रस्ट, हम क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। ट्रांसपेरेंसी होगी तो ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड होगा हमारी ऑडियंस के साथ हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? क्लियर यूज़ ऑफ डोनेशन फॉर हेल्थ केयर। हम साफ साफ जितनी भी डोनेशन लेते हैं उसकी सारी हेल्थ केयर पे किस तरीके से यूज़ करें, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी रखते हैं हम। सस्टेनेबिलिटी, हम क्या करते हैं? मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं? इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करते हैं। हम बायोग्रेडेबल पैकेजिंग यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि आप आजकल देखेंगे कि बैग भी जूट के इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना है। अगला पॉइंट है पार्टनरशिप। हम क्या करते हैं? दूसरे लोगों के साथ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करते हैं? कोलैबोरेट करते हैं, जिससे कि ज़्यादा हमारी रीच बढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए पार्टनर विद स्कूल फॉर एजुकेशनल वेंचर्स, ठीक है। हम किसी भी स्कूल के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं एजुकेशनल को एक्सपेंड करने के लिए। और ये आपको मैंने पीवाईक्यू और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए हैं, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो आप नीचे जाके नोट्स डाउनलोड कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं अगले किसी नए सब्जेक्ट के साथ एक नई जर्नी। थैंक यू, बाय। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप नोट्स डाउन ये कट कर देना कि